ओके तो देखिए अभी पिछले 2 मिनट में ये मैच पूरा हुआ और हर्षिता मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं टेस्ट क्रिकेट को बहुत फॉलो करता हूँ। आईपीएल T20 को मैं इतना फॉलो नहीं करता, लेकिन टेस्ट क्रिकेट को मैं काफ़ी अच्छे से फॉलो करता हूँ क्योंकि पैशन है टेस्ट क्रिकेट, और जो क्रिकेट लवर्स है उनका पैशन होता है। ये वाली जो जीत है ना भारतीय टीम की, ये कुछ ऐसी 3-4 जीतों में से मैं मानूंगा जो सेटिस्फाइंग है। एक जो हमने गाबा में ऑस्ट्रेलिया को हराया था वो एक जीत थी, एक जो पर्थ वाला मैच हम जीते थे जो सिडनी के वो चीटिंग वाले स्कैंडल के तुरंत बाद हुआ था वो वाला मैच, ये एक डरबन में हम मैच जीते थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अब ये वाला मैच भले ही आप कह लें कि हम घर में खेले और एक वीक ऑपोजिशन के साथ खेले, वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन इस मैच में मुझे जिस चीज़ की ज़्यादा खुशी हुई वो जो हमने इंटेंट दिखाया। 3 दिन के बाद मैच में सिर्फ 35 ओवर हुए थे और बांग्लादेश का कुछ स्कोर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभी 2 दिन बाकी बचे हैं और अब तक सिर्फ एक इनिंग के 35 ओवर हुए हैं, तो मतलब ड्रॉ ही होना है, बोरिंग ड्रॉ होना है। लेकिन उसके बाद इंडिया ने 4th डे की मॉर्निंग पे पहले बांग्लादेश को ऑल आउट किया और उसके बाद जिस तरीके से सारे रिकॉर्ड बनाए हमने, फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200, फास्टेस्ट 250 टीम के लिए एक, और जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने इंटेंट दिखाया, उसके बाद बाकी सब बैटर्स ने उसको फॉलो किया, तो वो एक चीज़ क्लियर हो गई थी 4th डे पे कि हम जीत के लिए जा रहे हैं। और लेकिन वो भी आसान नहीं था। 5th डे पे हमको पहले तो बांग्लादेश को पूरा आउट करना था, उसके बाद उन रन्स को चेज़ करना था। और इमेजिन हमने ये सब कर लिया जबकि एक पूरे सेशन का गेम बाकी था। तो उस हिसाब से मुझे, हालांकि हम नॉर्मली बात मार्केट की ज़्यादा करते हैं लेकिन आज मैंने सोचा कि आज जरा इस चीज़ के साथ स्टार्ट किया जाए क्योंकि ये एक बहुत ही शानदार जीत, मतलब एक आपके ना कैप्टन की इंटेंट बताता है। करेक्ट। देखिए अगर कैप्टन की इंटेंट पॉजिटिव होगी ना, वो टीम पे रब ऑफ करेगी, वो जो है ना मुझे यहाँ पर देखने में मिली। यहाँ पर तो रोहित शर्मा का जलवा बरकरार है, उसमें दो राय बिल्कुल नहीं है। मैं इनफैक्ट वो आर्टिकल पढ़ रही थी जो सुनील गावस्कर ने कहा था कि सब कुछ अच्छा खेले लेकिन आपने विराट कोहली को 5th नंबर पर क्यों लेकर आए, डज ही नॉट डिजर्व बेटर। उन्होंने आपके लिए 9000 रन बनाए हैं। देखिए ये मैं वो सुबह में पढ़ रही थी आर्टिकल। देखिए ये सब चीज़ें ना, मुझे फ्रैंकली बोलूँ ना, मतलब मुझे कई बार ना बचपना लगता है। मतलब आपको टेस्ट मैच जीतना है, उसमें जो कैप्टन को सबसे अच्छा लगेगा वो करेगा। अगर नंबर 5 के बजाय नंबर 11 पे भी भेजना पड़े तो उसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। इवेंचुअली आपको टेस्ट मैच जीतना है, ये इमोशंस का कोई वो नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है किसी के लिए। आपको टेस्ट मैच जीतना है और आप एज ए कैप्टन, मेरे ख्याल से आज की डेट में मैं तो कहता हूँ आप दिल्ली वालों से पूछ लो कि बिटवीन मतलब अगर सारे जो अब तक के कैप्टन हैं उनको सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन है, वो भी रोहित शर्मा का नाम लेंगे। ठीक है, रोहित शर्मा ने अपना वो मेडल प्रूव किया आई थिंक, तो वो ही डिजर्व्स दैट। और वो जो उनका स्टाइल है ना वही सब पे रब ऑफ कर रहा है। अब देखिए यशस्वी जायसवाल की बैटिंग देख लीजिए, या फिर इवन केएल राहुल ने जो बैटिंग कर ली इस बार, जो नॉर्मली अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे हैं ऑफ लेट, शुभमन गिल ने जो बैटिंग की, और बाकी जो हमारी बॉलिंग यूनिट है वो तो बहुत ज़बरदस्त है, चाहे बुमराह हो चाहे जडेजा हो। तो इसके लिए, और 2-0 से सीरीज़ जीती और अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में हम सबसे आगे, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। चलिए खैर अब मार्केट पर आते हैं, क्योंकि ये तो जैसा हम कह ही रहे थे कि थोड़ा सा इमोशनल एक चीज़ थी, उसकी बात हो गई। लेकिन आज के मार्केट पर आते हैं हर्षिता, और आज डबल एक्सपायरी का दिन और टिपिकल ऑप्शन राइटर्स डे। टिपिकल ऑप्शन राइटर्स डे आज सुबह से मार्केट ने दोनों तरफ की ट्रेड्स दी, लेकिन हुआ इवेंचुअली कुछ नहीं। दोनों तरफ के ऑप्शन राइटर्स ने पैसा बनाया और कॉल प्राइसेस हो चाहे पुट प्राइसेस हो, दोनों में एक ज़ोरदार गिरावट देखने को मिली आज। लेकिन जो एक चीज़ अच्छी हुई है वो है ब्रॉडर मार्केट। आज आप मिड कैप देखिए, स्मॉल कैप देखिए और एडवांस डिक्लाइन देखिए। मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर करीब 0.5% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स भी आएगा आपकी स्क्रीन पर, ये भी करीब इस समय 3/4% ऊपर, और एडवांस डिक्लाइन देखिएगा एक बार जरा स्क्रीन पर, एडवांस डिक्लाइन बहुत ही शानदार इस समय। तो हो क्या रहा है मार्केट में, FIIs की सेलिंग का जो प्रेशर है वो लार्ज कैप झेल रहे हैं, तो लार्ज कैप ने उस सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब किया, लेकिन मिड कैप आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। इससे एक चीज़ और जो मुझे लग रही है क्लियर, लार्ज कैप में भी और बस मुझे लग रहा है और 2-3 दिन का कंसोलिडेशन बाकी है, उसके बाद मूव आना शायद अपसाइड पर ही है। तो तेजी की तरफ आता हुआ दिखाई देगा मूव। लेकिन अनुजा देखिए 25,900 ऊपर की तरफ और नीचे हमने देखा करीब 25,739 का लेवल। आज की क्लोजिंग के लिहाज से वो किस लेवल को लेकर कंफर्ट है? बिल्कुल, कंसिडरिंग कल स्पेशली मार्केट हॉलिडे, ग्लोबल मार्केट्स ट्रेड करेंगे, लकीली चाइना नहीं करेगा तो वहां पर फ्लो नहीं जाएगा, लेकिन हमारे लिए क्लोज कितना इंपॉर्टेंट है आज किस लेवल पर? बहुत अच्छा सवाल है हर्षिता आपका, क्योंकि आज सुबह भी जो मैं बात कह रहा था उसमें मैंने एक ही चीज़ कही थी, आज की क्लोज काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिगार्डलेस ऑफ आज हम ट्रेड कहाँ करते हैं। अब देखिए पहले लेवल की बात करता हूँ मैं, जब तक 25,700 स्क्रीन पर इंटैक्ट है तब तक आपका ट्रेंड बरकरार है।
अप ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है जब तक आप 25,700 के ऊपर है। 25,950 पर आज सुबह हमारी एक जो ट्रेड थी निफ्टी पर वो थी कि 25,950 के पास बेचने की कोशिश करें, 26,000 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। पहली ट्रेड वो होगी, वो प्ले आउट हुई। उसके बाद दूसरी ट्रेड ये थी कि 25,750 से 25,800 के बीच खरीदें और 25,700 का स्टॉप लॉस लगा लें। अब तक वो ट्रेड जो है वो इवन स्टीवन ही है, उसमें स्टॉप लॉस भी नहीं लगा, ना ही उसमें कोई बड़ा मूव आया है। अब यहाँ से करना क्या है, या तो आप 25,700 को ब्रेक कर दें या आप 25,950 के ऊपर निकल जाएं। 25,700 के अगर नीचे फिसल के बंद होने लगे तो मैं कहूँगा कि अब मार्केट शॉर्ट वाला मार्केट हो गया। 25,950 के ऊपर अगर आप निकल के और बंद होने लगे तो मैं कहूँगा अब ये मार्केट वापस लॉन्ग कैरी करने वाला मार्केट है। अगर इन दोनों के बीच में हम कहीं भी बंद हुए तो मैं फिर वही व्यू लूँगा कि आप कोई पोजीशन कैरी मत करिए और अपनी एक जो वीक बीच में जो छुट्टी मिल रही है उसको एंजॉय करिए। और थर्सडे मॉर्निंग को निफ्टी की एक्सपायरी भी है, थर्सडे मॉर्निंग को अगर एक फ्रेश व्यू लेंगे तो या तो 25,700 ब्रेक हो जाए या 25,950 ब्रेक हो जाए, तब तो मार्केट का एक आउटकम मिल जाएगा आपको। मेरा बायस लॉन्ग साइड पर इसलिए क्योंकि मिड कैप अच्छा कर रहे हैं। अगर मिड कैप गिर रहे होते और मार्केट ब्रेड खराब होती तो मैं कहता कि नहीं मार्केट में अब कुछ गड़बड़ आ गई है। लेकिन जिस हिसाब से मिड कैप बिहेव कर रहे हैं, मेरा व्यू अभी भी वही इंटैक्ट है कि एक सेल ट्रेड प्ले आउट हुई, अब शायद एक बाय ट्रेड प्ले आउट होगी जिसमें आपको 25,700 का स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छा 25,700 है क्या, यहाँ से 100 पॉइंट दूर है। अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया तो बैड लक, उससे ज़्यादा तो मतलब उतना तो रिस्क रिवॉर्ड आप लेंगे। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि बैंक निफ्टी में एक वो स्विंग पूरी हुई और अब बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दें जब तक HDFC बैंक कुछ आपको ट्रेंड ना दे। जब तक HDFC बैंक वो ट्रेंड नहीं देगा, वो उसने जो डबल टॉप बनाया है नहीं, अभी के लिए तो मानना पड़ेगा कि डबल टॉप बना दिया। 1794 प्रीवियस पीक था, इस स्विंग का पीक 1788, वहाँ तक जाके HDFC बैंक स्लिप हुआ। लेकिन आज ऑप्शन राइटर की रेंज है 52,800 से लेके 53,200 बैंक निफ्टी की, और मुझे नहीं लगता कि आज मार्केट कुछ भी करने वाला है। मुझे लग रहा है आज बैंक निफ्टी आपको इन्हीं दो रेंज में, ये टिपिकल वो वाला दिन है जिसमें आप जैसे मार्केट बढ़ने लगेगा आप कॉल ऑप्शन लेंगे, मार्केट गिर जाएगा, जैसे मार्केट गिरने लगेगा आप पुट ऑप्शन लेंगे, मार्केट बढ़ जाएगा। ये वो वाला मार्केट है। 3 बजे तक मुझे लग रहा है ये ऐसे ही करेगा मार्केट, उसके बाद कोई मूव आएगा या नहीं आएगा वो खैर कहना टफ होगा। लेकिन पोजिशनली अभी बैंक निफ्टी में वापस कंफर्ट नहीं है जब तक HDFC बैंक ये साइन ना दिखाए कि नहीं वो एक कुछ बॉटम बनाकर वापस मूव करने को तैयार है। अगर वो वापस मूव करेगा अब अगला मूव बैंक निफ्टी में तभी आएगा। ओके, तो देखते हैं HDFC बैंक की तरफ से कुछ कमाल आता है या नहीं। ऑफ कोर्स अगले हफ्ते होपफुली HDFC बैंक की वो Q2 का अपडेट आ जाएगा तो कुछ डायरेक्शन आएगा कि यहाँ से कितना यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट से आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर स्क्रीन पर रखते हैं और फिर हमारे साथ हमारे जो जानकार हैं उनके ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे। मार्केट में हमने देखा है मिड कैप्स आउट परफॉर्म करें लेकिन दिग्गज थोड़े से बैकफुट पर है। तो आज वैसे IT कंपनियां इस एक्शन में थोड़ा सा जोर दिखा रही है, कुछ पुल बैक दिखा रही है। टेक महिंद्रा ऑफ कोर्स वो एक बड़ी रिपोर्ट आई सुबह में तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। M&M के आंकड़े बहुत ही जोरदार रहे हैं इनफैक्ट सितंबर सीरीज के, तो वो भी एक प्ले। पॉलीकैब, अतुल ऑटो, नवीन फ्लोरिन, नैल्को, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बिकवाली की तरफ क्या बैठा है, कुछ बैंकिंग काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है साइडवेज मूवमेंट, कुछ FMCG स्टॉक्स। इंडसइंड बैंक में 2.5% का नुकसान, एशियन पेंट 2% नीचे, HUL में 1% की गिरावट, ONGC भी 1.1% नीचे ट्रेड करता हुआ आज। जुबलिएंट फूड, मुथूट, मनप्पुरम दोनों, क्योंकि चेतावनी इनफैक्ट RBI ने सभी गोल्ड NBFCs पर दी है, यहाँ पर भी उसका एक इम्पैक्ट आया है। PNB भी आज 2% नीचे ट्रेड कर रहा है। यह है अब तक की स्थिति, लेकिन यहाँ से आगे आखिरी 1.5 घंटे में ट्रेड कहाँ लेना बनता है उस पर फंडामेंटल्स पर बात करेंगे मयूरेश जोशी से। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, रचना वैद, सोनी पटनायक, जतिन गेडिया और श्रीकांत चौहान हैं। 2:20 पर यतिन आपको बताएंगे एग्जैक्टली RBI क्यों सख्त होना चाह रहा है गोल्ड लोन्स पर और गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर, इसका क्या इम्पैक्ट बनता दिखाई देगा। 2:30 बजे विवेक आपको बताएंगे पावर सेक्टर में जो भी आज बड़ी खबरें उभर कर आई हैं, कितने करंट दौड़ रहे हैं यहाँ पर, और इसी पर हम एक डिटेल बातचीत भी करेंगे इलारा कैपिटल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च रुपेश सांखे से। 2:45 पर दीपाली आपको बताएंगे सितंबर में ऑटो बिक्री के आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं ओवरऑल एनवायरनमेंट का, यहाँ पर ऑटो डिमांड का। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़ने वाले हैं। फिर डीलिंग रूम का जायजा लेंगे 3 बजे के बाद यतिन के साथ। BTST STBT ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए पैनल तैयार है हमारा और पैनल के पास चलते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गावा सर बताइए इस समय क्या आपकी ट्रेड? इस समय मुझे लगता है ध्यान होना चाहिए ग्रैन्यूल्स पर। लगता है जहां पर जो बेस बना हुआ है ये अच्छा लग रहा है, पॉसिबल है कि यहाँ से एक अप मूव मिले।
टाइट स्टॉप होगा, ट्रेड करा है 579 पर, स्टॉप होगा 572 पर या 575 भी चल जाएगा। टारगेट एंड अपसाइड करीब 600 के हो सकते हैं। यस, ग्रैन्यूल्स इंडिया 600 पॉसिबल 600 की तरफ, और आज करीब 2.5-3% ऊपर। सोनी नमस्कार, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे पिक रहेगा मेट्रोपोलिस पे खरीदारी करने की राय है। यहाँ पे एक काफी अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट दिया है मेट्रोपोलिस। यहाँ पे फ्यूचर्स में खरीदारी कर सकते हैं। 2260 चल रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए 2220 का। पहला लक्ष्य रहेगा 2350, उसके ऊपर दूसरा टारगेट रहेगा 2400। आज फ्रेश ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप पोजिशंस भी ऐड हो रहे हैं मेट्रोपोलिस में, और एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है यहाँ पे 2350 2400 के लेवल्स को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। ओके मेट्रोपोलिस, ये इस समय एक आपके लिए ट्रेड। बाय द वे गाबा सर का जो ग्रैन्यूल्स का चार्ट था, का ट्रेड था, वो लेकर आई एक बार जरा स्क्रीन पर। आई थिंक कल या परसों हम इसको डिस्कस कर रहे थे शो में, पहला सौदा में, कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से शायद एक बहुत शानदार जगह पर ग्रैन्यूल्स आ गया था, और बहुत ब्रोकरेज नोट्स भी आए थे कि इसका एक 3 महीने का चार्ट लेकर आइए। ये तो खैर इसका आज का चार्ट है। इसमें जो वो रेगुलेटरी इशू आया था उसके बाद इसमें बड़ी गिरावट आई थी स्टॉक में। हालांकि फार्मा ओवरऑल अच्छा कर रहा था, लेकिन ये देखिए क्या गिरावट आई थी इसकी। ये हाई से करीब 250 रुपये करीब फिसला था। ये 3 महीने का चार्ट है। आई थिंक 1 महीने का चार्ट आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 महीने में शायद वो गिरावट कैप्चर हो जाएगी। हाँ, ये देखिए, ये हटता वो चार्ट था जो हमने डिस्कस किया था, और एक नोट आया था कि शायद रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आ गया है यहाँ पर। उसके बाद से इसमें अच्छे मूव्स आने शुरू हुए थे। चलिए रचना जी, गुड आफ्टरनून। रचना जी, आपकी ट्रेड। मेरी तरफ से जो ट्रेड है वो कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में है। समहाउ यहाँ पे आज का चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है, और यहाँ पे फर्दर अपमूव के लिए हाई टाइम फ्रेम्स पे भी जगह है। तो यहाँ पे इंटरडे के हिसाब से भी देख सकते हैं, और पोजिशनली भी दिस इज लुकिंग गुड। तो फ्यूचर्स की अगर बात करें, कोटक को लॉन्ग करें तो 1868 पे ऐसे लगाना चाहिए, एंड पोजिशनली यहाँ पे 1920 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। 1920 एक बार ही निकल गया तो इट कैन आल्सो गो टू 1940। 1920 1940 की तरफ कोटक में एक मौका तेजी का बन रहा है। मानस, बताइए इस समय आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून अक्षरा जी। आई थिंक एबी कैपिटल की तरफ देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। ट्रेंड तो पहले से ही पॉजिटिव था, क्योंकि हायर टॉप्स हायर बटन बन रहे थे। आज अगर एबी कैपिटल में आप खरीदारी कर रहे हैं तो 238 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 250 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है एबी कैपिटल में। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो 245 वाला कॉल ऑप्शन जो 8 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 5 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, और 12 रुपीज के टारगेट सेट करिए 245 के कॉल ऑप्शन में। ओके, चलिए अब जतिन के पास चलते हैं। जतिन, गुड आफ्टरनून। जतिन, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो ट्रेड रहेगा वो चंबल फर्टिलाइजर में होगा। एक मल्टीपल रेजिस्टेंस 535 540 के रेंज में था, उसको क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करता है। हमें लगता है कि आगे जाते हुए तेजी और बढ़नी चाहिए। इसके लिए चंबल फर्टिलाइजर लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 525 का, और टारगेट रहेंगे 575 के। चंबल फर्टिलाइजर में एक मौका। ये पूरा पैक आज फर्टिलाइजर कंपनियों का वैसे अच्छा खासा चमक रहा है, खरीदारी आ रही है, तो मौका इधर चंबल के थ्रू आप भुना सकते हैं। मयूरेश जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या है ट्रेड। आफ्टरनून अर्शिता जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो जैसे मार्केट्स की मूव है, हमें लगता है थोड़ा डिफेंसिव नेचर ऑफ स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए। टाटा कंज्यूमर इज समथिंग दैट शुड बी ऑन योर वॉच लिस्ट। आई थिंक एक रूरल रिकवरी बहुत शानदार हो सकती है सेकंड हाफ में। जो प्रोडक्ट स्वीट इनके पास है और जो एक्सपेक्टेशन है वॉल्यूम ग्रोथ का, ये काफी ठीक ठाक रह सकता है। दूसरी चीज आई थिंक जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के चल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टारबक्स परफॉर्मेंस should also be reasonable enough going forward. Strong balance sheet है, और एक्सपेक्टेशन यही है कि recalibrated numbers FY26 के काफी शानदार दिखेंगे with the assumptions of solid volume growth and margin stability and expansion. तो हमें लगता है थोड़ा डिफेंसिव होने में कुछ हर्ज नहीं है मार्केट्स में। टाटा कंज्यूमर आपके वॉच लिस्ट पे रहेगा। ओके, आज 2 स्पेसेस में अच्छी खासी बाइंग है। पहला है केमिकल स्पेस। वहाँ पर जो स्टॉक अब स्टैंड आउट कर रहा है वो है नवीन फ्लोरिन। 2 दिन पहले यहाँ पर एनालिस्ट मीट हुई थी। कल एक अपग्रेड आया था निर्मल बैंक का। कल स्टॉक ने कुछ नहीं किया, लेकिन आज यहाँ पर अच्छे मूव है, करीब 4% का मूव्स। आई थिंक आज सुबह पैनल ने पिक भी किया था नवीन फ्लोरिन को, और अच्छे शानदार मूव्स कैप्चर करे इस स्टॉक में। आज सुबह सुबह हमने इसको डिस्कस किया था।
उसके अलावा एक और स्पेस जहाँ पर मूव्स आ रहे हैं वो है कैपिटल गुड्स स्ट्रोक डेटा सेंटर वाले जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे कमेंस सीमेंस इन सब स्टॉक्स में इस समय अच्छे मूव्स आ रहे हैं हर्षदा। और एक और स्टॉक जो मेरे रेडार पर आ रहा है आज सुबह का बिग स्टॉक था वो है इंटरग्लोब एविएशन। और एक बार इंटरग्लोब एविएशन का चार्ट लेकर आइए, ये देखिए ये क्या शानदार चार्ट है। और सुबह मौका दिया है इसने आपको, आई थिंक सुबह फ्लैट था ये। हाँ, ज्यादा कुछ हुआ नहीं खुलने के बाद। मुझे हैरानी थी कि फ्लैट है, मतलब क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि पहले कल गिर चुका था स्टॉक, उसके बाद न्यूज़ इतनी अच्छी थी यहाँ पर सुबह। और एक चीज़ तो समझ लीजिए, मैं फिर वही चीज़ बोल रहा हूँ जो मैं भारती और आइडिया के टाइम पे चिल्ला के लोगों को बोल रहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि स्पाइस जेट को अवॉइड करिए और इंटरग्लोब पे पैसा लगाइए। देखिए हो सकता है कि एक बार के लिए जैसे आइडिया 11 का 16 हो गया था, वैसे एक बार के लिए स्पाइस जेट वापस हो जाए 77। अच्छा बाय द वे 77 में मना किया था मैंने कि जो QIB पे जिन्होंने 61 में लिया है आप क्यों उस पर 70 पे लेंगे। अब ठीक है 61 पे मिल गया आपको मौका, लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है कि यहाँ से अगर आपका व्यू 3 से 5 साल का है, और उस पर मैं अगर आप कहेंगे मैं बेटिंग करने को तैयार हूँ, अगर यहाँ से आपका व्यू 3 से 5 साल का है तो इंटरग्लोब एविएशन आपको यहाँ से भी बड़ा पैसा बना कर देगा। मतलब मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर 3 साल में इंटरग्लोब 5 डिजिट का स्टॉक होगा। क्या 3 साल में स्पाइस जेट डबल डिजिट का स्टॉक होगा, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो सकता है सिंगल डिजिट में पहुंच जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। 18 की फ्लीट रह गई है इनकी। आप जिंदगी में कभी स्पाइस जेट की फ्लाइट बुक नहीं करेंगे अगर आप कहीं भी जाना होगा तो आपको। तो आई डोंट थिंक लोगों को याद भी होगा कि लास्ट कब फ्लाइट बाय चॉइस स्पाइस जेट की फ्लाइट। एब्सोल्युटली, मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप कभी भी वो स्टॉक मत लीजिए जिसका प्रोडक्ट आप खुद नहीं लेंगे। अगर आप उसका प्रोडक्ट ही खुद नहीं लेंगे तो फिर उसका शेयर क्यों लेंगे। भाई शेयर तो तभी चलेगा जब लोग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो इसके लिए खैर यहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने लिया है तो हो सकता है कि एक बार के लिए स्टॉक में एक्शन आ जाए। जब जैसे आइडिया भी जब बड़े बड़े लोगों ने लिया था तो एक बार के लिए चल गया था, लेकिन अगर आपको थीम प्ले करनी है ये एविएशन की तो एक ही स्टॉक है इंटरग्लोब। और जो लोग पूछते हैं कि नेक्स्ट इंटरग्लोब क्या है, उसका आंसर है इंटरग्लोब। हमेशा जो नेक्स्ट वो क्या है वो इंटरग्लोब ही है। नेक्स्ट स्टॉक क्या है वो वही वाला स्टॉक है, उसी को आप नेक्स्ट स्टॉक मान लीजिए बेसिकली। इनफैक्ट क्योंकि हम इंटरग्लोब की चर्चा कर रहे हैं, इस पर एक फटाफट से आखिरी 1.5 घंटे के पर्सपेक्टिव के लिए अगला पड़ाव क्या रहेगा वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे। मानस, इंटरग्लोब एविएशन अनडाउटेडली एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है 4900 पर। अब मैं उन लोगों के लिए पूछ रही हूँ जो शायद सुबह में बैठे थे लेने के लिए, क्या 4900 के आसपास लेना ठीक है या फिर अब आज फिर हाथ से निकल गई है, फ्लाइट मिस हो गई है ये? देखिए कंसोलिडेशन दिख रहा है और अगर हम पैटर्न की बात करें तो अंडरटोन की बात करें तो वो तो बहुत बुलिश बना हुआ है। मेरे ख्याल से तो अभी भी आप ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर। अगर आप खरीदारी कर रहे हैं 1 से 2 दिनों का ट्रेड लीजिए, इंट्राडे के लिए नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन अगर 1 से 2 दिनों का ट्रेड लेना है तो करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस आपको 4840 के नीचे लगा के खरीदारी करनी है और 5025 के टारगेट सेट करने हैं इंडिको पे। 2025 के टारगेट्स इस स्टॉक में इंटरग्लोब एविएशन में आप लेकर चले। अच्छा, जब अनुज आप मेंशन कर रहे थे ना जो केमिकल कंपनियां, तो नवीन फ्लोरीन एक है। कल हम आई थिंक दीपक नाइट्राइट डिस्कस कर रहे थे, दोपहर में किसी ने ट्रेड दिया था। अतुल लिमिटेड में हमने देखा, और अतुल में आई डोंट रिमेंबर इस तरह का मूव कब आया है। बिल्कुल, क्या ये वो चाइना फैक्टर ही प्ले आउट कर रहा है इन सभी कंपनियों में? 100%। और देखिए इसमें इनमें अप्रोच क्या होती है, आई थिंक पिछले हफ्ते हमने ये डिस्कस किया था बात, इसमें आपको बास्केट अप्रोच लगानी होगी। क्योंकि अब जैसे आज SRF नहीं चला, अब हो क्या जाएगा इसमें, अगर आप किसी एक स्टॉक को पकड़ के बैठ जाएंगे तो कई बार ऐसी फीलिंग आएगी कि यार पूरी बास्केट चल गई, मेरा स्टॉक नहीं चला। तो इसके लिए ये 5-6 स्टॉक्स हैं, SRF, UPL, नवीन, आरती, अतुल, दीपक, ये सब जो भी दोस्तों के नाम देखते हैं एक जैसे, मतलब वो आरती, वो बेसिकली उनका आपको एक बास्केट बनानी पड़ेगी और उसी बास्केट को लेके कैरी करना पड़ेगा। और इसमें एक 5-6% का स्टॉक जो मेटल्स में अप्रोच है वही अप्रोच आपकी केमिकल्स में होनी चाहिए इस समय। इन दोस्तों में कुछ है क्या आपके पास मयूरेश? बिल्कुल, तो मुझे लगता है आई थिंक जो नीश स्पेसेस है विद इन दिस बास्केट इटसेल्फ, अगर हम बात करें एमी ऑर्गेनिक्स एज एन एग्जांपल या नियोजन केमिकल्स एज एन एग्जांपल, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स इसमें फोरे कर रहे हैं और फोरे कर चुके हैं। इनफैक्ट नियोजन का तो एक पार्ट प्लांट कमीशन भी हो चुका है और जो केपेक्स कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फर्दर एडिशंस इन दिस स्पेसेस, दो चीज, एक आई थिंक जो एप्लीकेशंस है इन टर्म्स ऑफ बैटरी केमिस्ट्री ये यूनिक है। दूसरा आई थिंक काफी कुछ कैपेसिटीज जो है ग्लोबली हैव आल्सो नॉट कम अप, और इंडिया कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल नहीं है। तो जैसे कैपेसिटीज बिल्टअप होंगी इन टर्म्स ऑफ गीगावाट आवर्स फॉर बैटरी मेकिंग,
जो बैटरी केमिकल्स लगने वाले हैं, ऑब्वियसली आई थिंक प्लेयर्स लाइक दिस विल बेनिफिट, क्योंकि तब तक इनके प्लांट फुल्ली कमीशन हो गए रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्पेस लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। कंप्लीटली एग्री विद अनुज। आई थिंक जो पूरा डी स्टॉकिंग का एक सिलसिला था, restocking has started taking place. China plus one is a very serious contention when it comes to European and other global markets. और इसलिए I think pricing environment should start improving going forward. And all these niche specialty chemical players should see the benefit of earnings growth अगले 2 वर्षों। चलिए, तो यहाँ पर एक और दोस्त ऐसा नाम नहीं है, लेकिन नियो तो आप कह ही सकते हो उसको। नियोजन केमिकल्स, अमी ऑर्गेनिक्स, कुछ मिड कैप साइड की कंपनियां इस समय मेंशन की गई मयूरेश की तरफ से। आज देखिए मार्केट में कुछ कुछ पॉकेट्स में स्ट्रेंथ लौटती हुई दिखाई दी है, लेकिन एक धड़ा जो काफ़ी तगड़ी तेज़ी में था पिछले हफ्ते तक, उस तेज़ी पर लगा है ब्रेक। आपके लिए लेकर आते हैं 2 स्टॉक्स, मुथूट और साथ ही साथ मन्नपुरम। पिछले हफ्ते तक कच्चे यहाँ पर जो सोने की कीमतों में इजाफा आ रहा था, उसका एक फ्लेवर और उसकी एक चमक, उसका एक तेज इन स्टॉक्स पर चढ़ा हुआ था, लेकिन आज कुछ मुनाफा वसूली शुरू हो चुकी है। दरअसल आरबीआई ने अल्टीमेटम दे दिया है कि गोल्ड लोन देने वाली कंपनियां थोड़ा सा चौकन्ना रहे और कुछ इरेगुलरिटीज जो आरबीआई को मिली है उस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन ले, वरना एक सुपरवाइजरी एक्शन आगे आता हुआ दिखाई दे सकता है। आरबीआई ने क्या खामियां पाई हैं, किस तरह की इरेगुलरिटीज इस समय हो रही है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस रह सकते हैं लिस्टेड एंटिटीज पर। यतन हमारे साथ है, यतन बताइए। देखिए, कुछ हफ्तों से और कुछ महीनों से आरबीआई गोल्ड लोन कंपनीज पे अपना शिकंजा कस रही है। बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ और जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उसके बाहर बहुत सारी गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनी काम करती पाई गई हैं। इसलिए येस्टरडे आरबीआई ने सर्कुलर के ज़रिए गोल्ड लोन कंपनियों को इत्तला दी है कि किसी प्रकार का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके बाहर जाके किसी भी प्रकार की गोल्ड लोन में बिज़नेस करना, अपनी जो इंटरनल सिस्टम्स है और कंप्लायंसेस को अगर आप दुरुस्त नहीं कर पाए तो रेगुलेटरी एक्शन होगा। इस तरीके की जो है सर्कुलर में डिटेल्स दी गई हैं। ऑब्वियसली जो प्राइमरी कॉज ऑफ कंसर्न है आरबीआई का कि रेगुलेटरी नॉर्म्स बहुत सारे पैमानों पे आप वायलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम पाई गई है। अगर हम बात करें तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बहुत सारे लोन टॉपअप कर दिए गए हैं। एक अकाउंट या एक ज्वेलरी के सामने मल्टीपल हाइपोथिकेशंस पाए गए हैं। अगर हम बात करें तो वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स भी बहुत सारे गोल्ड लोन कंपनीज में पाए गए हैं और हाई कैश डिसबर्सल रेट्स। और ये इशू जो है फ्लैग ऑफ हुआ है आरबीआई की तरफ से कि जो बैंक अकाउंट में डिसबर्समेंट करने की बदली कैश डोल आउट हो रहा है कस्टमर्स को, जहाँ तक कि गोल्ड लोन का सवाल है। और इसके अलावा अगर हम कस्टमर इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो जब कोई एनपीए हो जाता है अकाउंट तो 2 चीज़ें पाई गई हैं। सबसे पहले जब गोल्ड ऑक्शन होता है कस्टमर का तो उसमें कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और किसी भी अनफेयर रेट पे वो ऑक्शन किया जाता है, ये आरबीआई ने पाया है। और बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं इनको मल्टीपल लोन्स भी दिए गए हैं एवरग्रीनिंग के लिए, एनपीए छिपाने के लिए। तो आरबीआई ने कड़ी तरीके से कहा है कि अपने कंट्रोल सिस्टम्स मजबूत करिए, अपने डिसबर्समेंट्स आरबीआई के दायरे के अंदर करिए, फ्रेमवर्क में रह के काम करिए। पिछले दिनों हमने देखा था कि आईआईएफएल फाइनेंस पे 6 महीने के गोल्ड लोन के डिसबर्समेंट पे लगभग आरबीआई का बैन लग गया था। और आज कहीं ना कहीं बाज़ार को ये लग रहा है कि मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस जो लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, गोल्ड फाइनेंसिंग की बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, यहाँ शायद एक रेगुलेटरी रिवैम्प हो सकता है। उसी फियर में दोनों स्टॉक्स में 2 से 4% की आपको दिक्कत दिख रही है, प्रेशर दिख रहा है। और एनबीएफसीज नहीं, गोल्ड फाइनेंसिंग बहुत सारी पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स भी करती हैं, तो उनके लिए भी ये रूल लागू होगा। कहीं ना कहीं गोल्ड फाइनेंसिंग जो एक बिज़नेस है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है पिछले 3-4 सालों में, कहीं ना कहीं आरबीआई को लगता है अब यहाँ आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी होगी। बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार चार्ट देखते हैं इंट्राडे में मुथूट का, और मुथूट का चार्ट देखते हैं और ज़रा इस पर बात करते हैं। मेरा ये मानना है हर्षदा कि ये अपॉर्चुनिटी होगी मुथूट जैसी कंपनियों के लिए, क्योंकि जो आरबीआई के नॉर्म्स हैं वो क्लीन आउट करेंगे वीकर प्लेयर्स। जी हाँ, और स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स में मुझे लग रहा है कि शायद इसमें इसको ना आप 3 महीने बाद नोटिस करिएगा। मेरे ख्याल से हाइंडसाइट में आप कहेंगे कि मौका था अच्छा स्टॉक अच्छे प्राइस पे बाय करने का। चलिए, तो यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती हुई ज़रूर दिखाई दी है। चलिए, कुछ और स्टॉक्स अब आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहाँ पर इस घंटे थोड़ी बहुत एक्टिविटी अब फिर जोर दिखाने लगी है। मैं दिग्गजों पर नज़र डाल रही थी और आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, निचले लेवल से
ये आईटी स्टॉक्स में अच्छा पुल बैक देखने को मिला। एचसीएल टेक एक बार स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। 1808 के लेवल्स आ चुके हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। ये थोड़ा सा अपनी चाल को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है और सुबह से आईटी कंपनियां वैसे थोड़े से फ्लेवर में हैं, वहां पर खरीदारी के सौदे बनते दिखाई दिए हैं। पहले तो सोनी एक चीज बताइए, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स इस समय अगर एक ताजा ट्रेड लेना हो इन मूव्स के बल पर, वो क्या रहेगा? जी देखिए हर्षिता जी, मुझे लगता है यहाँ पे आईटी में काफी स्ट्रांग है, बट टेक महिंद्रा स्पेशली मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। आज काफी स्ट्रांग शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला है। 1600 के अच्छे सपोर्ट को होल्ड करते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है। सो शॉर्ट टर्म पे मुझे यहाँ पे 1680 लेवल्स और 1720 लेवल्स नजर आ रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। सो करंट लेवल से खरीदारी करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे 1590 स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। एक अच्छे टारगेट 1700 के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 दिन के अंदर ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं टेक महिंद्रा में। ओके, तो टेक महिंद्रा में एक इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आज सीएलएसए की रिपोर्ट भी आई, 1749 का टारगेट आया, तो उसका भी कुछ इंपैक्ट आया है। अनुज, मेरे को एक चीज इंटरेस्टिंग लगी कि देखिए ऑर्डर बुक का एक माइलस्टोन कंपनी अचीव करेगी, मार्जिन एक्सपेंशन है। हालांकि रिपोर्ट कहती है कि FY26 से पहले ज्यादा कुछ यहाँ पर आतिशबाजी नहीं होने वाली है, लेकिन होप बिल्ड इन होने लगा है। हर्षिता, मेरा तो ये व्यू एक कंसिस्टेंट रहा है इस साल के शुरू से कि निफ्टी आईटी में आपके पोर्टफोलियो का 25 से 30% होना चाहिए, और वो गिरावट में भी रहा है, तेज़ी में भी रहा है, और इस बार भी जो गिरावट आई उसमें भी रहा है मेरा व्यू। मेरा थीसिस ये है कि अगले एक साल में निफ्टी आईटी शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाएगी, और उसका कारण ये है कि गोल्डीलॉक्स वर्कआउट करेगा। यूएस में 3% की ग्रोथ अगर इकोनॉमी की है, जो पिछले जीडीपी के एस्टिमेट से निकल कर आया, अगर यूएस 3% की जीडीपी ग्रोथ दिखाता है और एट द सेम टाइम अगर अगले एक साल में इंटरेस्ट रेट्स अगले 1 से 1.5 साल में 2% नीचे आते हैं, उससे बेटर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता आईटी स्टॉक्स के लिए। एक आपकी टॉप लाइन को हेल्प करता है और दूसरा आपके प्राइस अर्निंग्स को हेल्प करता है। तो अगर ईपीएस और पी दोनों में इंप्रूवमेंट आएगा तो स्टॉक गिरेंगे कैसे? टीसीएस 10 तारीख को नंबर्स लेकर आ रही है, मतलब आई थिंक शायद अब तक की रिसेंट मेमोरी में बहुत जल्दी मतलब नंबर्स लाने वाली ये डेट होगी। इन्फोसिस का पता नहीं मुझे क्या डेट आई है, 17 इन्फोसिस आई थिंक अपना कैलेंडर पहले ही डिसाइड कर लेता है इसके लिए। लेकिन मेरा ये मानना है, और इन्फोसिस के पिछले क्वार्टर के नंबर्स बहुत शानदार थे, उनकी गाइडेंस बहुत शानदार थी। आई थिंक मेरा ये मानना है कि इस अर्निंग सीजन के एंड तक इन्फोसिस आपको 2000 के ऊपर दिखना चाहिए, और टीसीएस में भी आपको ठीक ठाक रैली दिखनी चाहिए। इस पर एक व्यू ले लेते हैं। मयूरेश, आईटी लार्ज कैप मिड कैप पूरी बास्केट ओपन है, आपकी प्रेफर्ड पिक्स होंगी यहाँ पर कुछ? बिल्कुल अनुज जी, तो हमें लगता है आई थिंक एक स्लो एंड ग्रेजुअल रिकवरी सेकंड हाफ से बिल्कुल देखने मिलेगी लार्ज कैप आईटी में भी, क्योंकि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंड जैसे डिटरमाइन होंगे, एक अच्छा खासा जो पढ़ाव होता है बीएफएसआई, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज कैप आईटी कंपनी शुड गेट अ लार्ज चंक ऑफ द बेनिफिट्स कमिंग। तो ऑब्वियसली आई थिंक जो एआई, जनरेटिव एआई की हम बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, मिड कैप आईटी के पास दबदबा चालू रहेगा जहां तक ऑर्डर फ्लोज है। सो परसिस्टेंट कोफोर इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू होल्डिंग इनटू आवर ग्लोबल पोर्टफोलियोज एज अ क्लियर डिस्क्लेमर। एक डार्क हॉर्स कैंडिडेट अनुज जी डेटामेटिक्स रह सकता है। आई थिंक नंबर्स हैव बीन क्वाइट डिसेंट इनफ, रिसेंट इनके टाई-अप्स एनकरेजिंग रहे हैं, और हमें लगता है आई थिंक इफ अर्निंग्स ग्रोथ स्टार्ट शोइंग इन द नंबर्स इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स, और जैसे हम अनुमान लगा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, दिस कैन बी वन डार्क हॉर्स फ्रॉम द मिड कैप आईटी स्पेस। तो छोटी कंपनियों पर भी ध्यान दिया जाए। अच्छा अनुज, मैं देख रही थी टीसीएस 10th, उसके बाद एचसीएल टेक के नंबर्स आएंगे 14th को, और फिर इन्फोसिस। नॉर्मली टीसीएस इनफी आजू बाजू नंबर्स दे देते, एक दिन टीसीएस का आता है, अगले दिन आ जाता है। आई डोंट नो, इन्फोसिस ने अपना कैलेंडर थोड़ा सा पुश किया अब की बारी, और एचसीएल टेक के नंबर्स आएंगे, कुछ इशू रहा होगा। हाँ, देखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा। और स्पेशली क्या वेज साइकिल में कुछ अब की बारी इन्फोसिस अनाउंस करेगा या नहीं, वो देखना ज़रूरी रहेगा। चार्ट्स पर जतिन, टेक महिंद्रा जैसा ट्रेड इस समय कुछ बन रहा है आज के मोमेंटम के बाद? सोनी से हम एक व्यू ले रहे थे, लेकिन आपको पसंद आ रहा है क्या? क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग तो यही है। डेफिनेटली अगर जो टेक महिंद्रा की बात करूँ तो आई थिंक उसके जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ दिखाता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट हमें जो हमारी पसंदीदा पिक रहेगी आईटी पैक में से, वो कोफोर्ज और इन्फोसिस भी है। हमें लगता है कि इन्फोसिस भी अपने 40 डे एवरेज के सपोर्ट पे आके एक अच्छा
बुलिश कैंडल बना रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो हमें लगता है कि ओवरऑल आईटी पैक में हमारी जो पसंदीदा पिक है वो इन्फोसिस और कोफोर्ज है, दोनों में व्यू हमारा पॉजिटिव है। इन्फी और कोफोर्ज पर नजरें रखिएगा, मिड कैप और दिग्गज में भी, दोनों में अपॉर्चुनिटीज इस समय हैं। एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, एस्कॉर्ट्स कुबोटा का। कुछ देर में हम ऑटो कंपनियों के आंकड़ों की बात करेंगे। एस्कॉर्ट्स कंसिडरिंग एक लैगर्ड रहा है, आज ओआई एडिशन ज़रूर देखने को मिला, स्टॉक में प्राइस एक्शन ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन बिक्री के आंकड़ों में थोड़ा बहुत माइल्ड इम्प्रूवमेंट आया, 2% का एक अपटेक देखा गया है। मानस, चार्ट पर किस लेवल के बाद आप कन्विंस्ड हो जाएंगे कि हाँ अब इसमें कुछ तेजी की रफ्तार बनेगी? देखिए, अभी तक का जो ट्रेंड है वो तो बुलिश लगता है। हालांकि जो 4400 का जो उस 4400 के आसपास की रेंज है वहां पर रेजिस्टेंस जरूर है, पर 3-4 दिनों के करेक्शन के बाद आई थिंक यहाँ पर खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। अगर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 4050 है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो 4400, बट मेरा समझना है कि अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको 4600 के टारगेट सेट करके चलने चाहिए और इस करेक्शन पे खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, एस्कॉर्ट्स और आगे डिटेल में, ऑफ कोर्स एस्कॉर्ट्स और बाकी आज जो सभी ऑटो की बिक्री के आंकड़े आए हैं सितंबर वाले, उस पर दीपाली को जोड़ेंगे। पावर सेक्टर भी फोकस में रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा है भरपूर एक्शन नज़र आया है, उस पर विवेक हमारे साथ होंगे और एक जानकार भी हम रुपेश सांखे से बात करेंगे जो सेक्टर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। ये सब इस छोटे ब्रेक के बाद। ओके, चलिए अब एक बार ज़रा निफ्टी बैंक लेकर आइए। वीकली एक्सपायरी वाले दिन 52,900 के थोड़ा नीचे वापस स्लिप हुआ, अब 52,800 जैसे हम बात कर रहा था वो इम्पॉर्टेंट है, उस सपोर्ट को होल्ड करना। आज का लो था 52,817, कल के लो से नीचे। ध्यान रखिए, निफ्टी बैंक ने कल का लो सुबह ही तोड़ दिया था और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी, हालांकि निफ्टी भी अब कल के लो के नीचे है एक्चुअली, 25,770 पर निफ्टी भी, और सुबह का लो 25,739 था। तो ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ा रहा है, लेकिन अगेन एक रेंज में ही है। एक सेक्टर जो फोकस में वो है पावर। एनटीपीसी की सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर और एनएचपीसी ने राजस्थान सरकार के साथ एक करार किया है। विवेक से जानते हैं कि ये है क्या और लिस्टेड यूनिवर्स में क्या इम्पैक्ट आएगा। विवेक, गुड आफ्टरनून। वेल, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले पूरा फोकस जो है वो है रिन्यूएबल एनर्जी पावर, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन, एंड बहुत सारे कंपनियां अलग अलग स्टेट में उन लोग टाइप कर रहे, एमओयू कर रहे टू गो एड एंड सेटअप रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, एनटीपीसी का जो है वो आईपीओ आएगा, ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का 10,000 करोड़ का आईपीओ है। एनटीपीसी ने पहले कहा था कि अराउंड 10% स्टेक डाइल्यूशन होगा। सो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान में कहा है कि उन लोग ऑलमोस्ट 25 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का एमओयू साइन किया है। 25 गीगावाट इज क्वाइट लार्ज। रिमेंबर, इंडिया का जो टारगेट है ऑलमोस्ट 300 गीगावाट का कैपेसिटी रीच करना है बाय 2030। तो 25 गीगावाट इज अ सिग्निफिकेंट नंबर टुवर्ड्स दैट टारगेट। नेक्स्ट आते हैं हम टाटा पावर पे। टाटा पावर का टारगेट जो है वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव है। टाटा पावर ने कमिटमेंट दिया है कि 1.2 लाख करोड़ का उन लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे राजस्थान स्टेट में। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा पूरा डिटेल नहीं है, बट उन्होंने कहा है ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ होगा ओनली फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। उसमें से ऑलमोस्ट 10 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन, 60 गीगावाट सोलर होगा और 40 मेगावाट हाइब्रिड होगा। अलॉन्ग विद दैट 10,000 करोड़ ट्रांसमिशन सिस्टम, 20,000 करोड़ ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम का अपग्रेडेशन में खर्चा करेंगे। उसके साथ ईवी चार्जिंग भी करेंगे एंड उसके साथ रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। और तीसरा जो कंपनी है जो हम लोग डिस्कस करें वो है एनएचपीसी। रिमेंबर, एनएचपीसी ऑलरेडी एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो हाइड्रो पावर में है, बट उन्होंने भी ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ का कमिटमेंट किया है खर्चा करने के लिए इन राजस्थान, और वो होगा डेवलपमेंट ऑफ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो सोलर भी होगा, फ्लोटिंग सोलर भी होगा, विंड भी होगा, एंड थर्ड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट्स, ये सब राजस्थान में होगा। सो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के कमिटमेंट आए फ्रॉम जस्ट 3 लिस्टेड कंपनीज इन राजस्थान। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। चलिए, सेक्टर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इलारा कैपिटल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च के रुपेश सांखे जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। रुपेश, गुड आफ्टरनून। रुपेश, पहले बात करते हैं ये जो एनटीपीसी
की सब्सिडरी का IPO आ रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस IPO को, और क्या ये एक आपको लग रहा है ब्लॉकबस्टर IPO होगा, और क्या इसका फ़ायदा अभी भी NTPC शेयर होल्डर्स इस एंटिटी के थ्रू उठा सकते हैं? गुड आफ्टरनून। अगर NTPC की बात करेंगे तो अभी उनका ऑपरेशनल कैपेसिटी 4000 मेगावाट के आसपास है, और जो नेक्स्ट 3 साल का जो टारगेट है वो 20,000 मेगावाट का। और जो आज जो अभी रिसेंटली जो साइन किया है जो राजस्थान गवर्नमेंट के साथ, वो उनका जो 60,000 मेगावाट का टारगेट है उस हिसाब से जा रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर 20,000 मेगावाट को अगर वैल्यूएशन करते हैं, और अगर एबिटा अगर कैलकुलेट करता है FY 27 और 28 के बीच में, तो कम से कम 12,000 करोड़ का एबिटा आएगा। और उसको अगर 10 या 12 का EV एबिटा मल्टीपल देते हैं, और जो डेट उनको चाहिए ये कैपेसिटी अचीव करने के लिए, अगर वो निकाल देते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें लगता है जो मार्केट कैप है वो कम से कम 60,000 करोड़ के आसपास रहेगा। और अगर NTPC का अभी पेरेंट लेवल पे अगर उसको वैल्यूएशन करते हैं, तो मुझे लगता है 65 रुपीज का वैल्यूएशन बनेगा। लेकिन काफी हद तक मुझे लगता है कि मार्केट ने थोड़ा बहुत उसको प्राइस्ड इन कर दिया है, क्योंकि लेकिन एक पॉजिटिव है कि जब ये सब्सिडी अलग से करेंगे तो उनका फोकस काफी रिन्यूएबल पे होगा, क्योंकि लास्ट 2-3 साल में हमने ऐसा देखा नहीं कि NTPC अग्रेसिव था रिन्यूएबल एनर्जी में। अभी मॉड्यूल कॉस्ट कम हो गया है, आपका टैरिफ भी स्टेबलाइज हो गया है, और बहुत सारे डिस्कॉम्स जो अभी का जो टेंडर आ रहा है फर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल टेंडर्स करके, जहाँ पे आपके पास सोलर है, बैटरी है, फिर पंप हाइड्रो स्टोरेज है एंड बेस लोड, तो उस टेंडर को काफी अभी रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। तो हमें लगता है कि ये जो अभी लेट एंट्री कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसे टाटा पावर हो गया है, NTPC है, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है, और आगे जाके इस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है कि एवरी ईयर अगर उनका बैलेंस शीट का स्ट्रेंथ देखेंगे और जिस हिसाब से ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आएगा, मुझे लगता है एवरी ईयर वो लोग 3 से 4,000 मेगावाट का कैपेसिटी एडिशन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये तो पूरा सेक्टर के लिए बेनिफिट है, और इसमें इट्स वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो मुझे लगता है जिसका बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, लाइक NTPC, टाटा पावर और JSW एनर्जी, NHPC, उनको इसका ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ओवरऑल अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है। तो हमें लगता है कि एक वैल्यू अनलॉकिंग है। 60-65 रुपीज का शेयर होल्डर को, NTPC शेयर होल्डर को इसका बेनिफिट होगा। लेकिन आगे जाकर अगर 2030 की बात करेंगे, 2032 की, तो इसमें पर शेयर वैल्यू का अपसाइड कम से कम 120 के रुपए तक हो सकता है। लेकिन नियर टर्म पर्सपेक्टिव में हमें लगता है 65 रुपीज का पर शेयर वैल्यू मिल रहा है NTPC शेयर होल्डर। आप रफली कह रहे हैं कि अगले 6 सालों में ये डबल होने की क्षमता रखता है, जिस तरह के वो नंबर्स उभर कर आ रहे हैं। वैल्यूएशन वाइज रुपेश, अगर एक अंदाज़ा दे सके, ये जो कंपनियां अब रिन्यूएबल में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहती हैं, उसमें से सबसे अट्रैक्टिव क्या है, या फिर सभी दे ऑल रन अहेड ऑफ देमसेल्व्स, राइट? कि अगर हम NHPC जो प्राइमरीली हाइड्रो में थी, वो भी सोलर में आ रही है, SJVN की तरफ से भी हो रहा है, और वहाँ पर शायद आगे चलकर ये सारी कंपनियां कुछ वैल्यू अनलॉक करना चाहेंगी। तो वैल्यूएशन वाइज ये सब ये पूरा पैकअप कैसे पॉइज्ड है? ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर वैल्यूएशन अभी आप JSW एनर्जी, टोरेंट पावर, इनकी बात करेंगे, तो मुझे लगता है मार्केट ने FY 30 और 32 में जो कैपेसिटी एडिशन हो रहा है उसको फैक्टरिंग करना चालू कर दिया है। तो अगर आप उनकी कंपनीज का EV EBITDA मल्टीपल देखेंगे तो 15 के आसपास चल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4 या 5 के आसपास चल रहा है। तो हमें लगता है कि ये जो कंपनीज उसमें काफी हद तक मार्केट ने प्राइस इन कर दिया है। लेकिन लार्ज कैप अगर NTPC की बात करते हैं, तो मुझे लगता है 2027 के बेसिस पे वो 2 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहे हैं। उनका नेटवर्थ 2 लाख करोड़ होगा और मार्केट कैप 4 लाख करोड़ है। तो मुझे लगता है NTPC को इसका बेनिफिट होगा। टाटा पावर में भी काफी सारा बेनिफिट मिल रहा है। अगर वो सब्सिडरी बना देता है, सेपरेट लिस्टिंग करता है, तो उसमें भी वैल्यू अनलॉकिंग होने का चांसेस है। अभी अगर NHPC और SJVN की बात करेंगे, तो काफी हद तक मार्केट ने लास्ट 2-3 साल में स्टॉक प्राइस 3x 4x हो गया। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है। लेकिन दूसरे जो कंपनीज है, जो मिड कैप कंपनीज बोल सकते हैं, जैसे NLC इंडिया जो अभी रिन्यूएबल एनर्जी में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, CESC जो अभी 3 गीगावाट का कैपेसिटी एडिशन अंडर कंस्ट्रक्शन है और 7 गीगावाट का प्लान कर रहे हैं 2030 तक। मुझे लगता है उनका प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल CESC का वो अभी 1.7 पे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है, और बाकी कंपनीज देखेंगे ना, 4x के आसपास चल रहे हैं। तो वहां पे बड़ा वैल्यूएशन गैप क्रिएट हो रहा है। CESC, NLC इंडिया, ये दोनों कंपनीज है, मुझे लगता है 3x कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। और ये कंपनी में वैल्यूएशन गैप होने के कारण मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा शेयर
शेयर होल्डर को ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। हालांकि पूरा सेक्टर अच्छा चल रहा है और ये वैल्यूएशन हाई मल्टीपल रहेगा, बिकॉज ये जो ग्रोथ है वो आगे 15-20 साल के लिए है, और उसके बाद जब भी बेस क्रिएट होगा तभी एनुअल कैपेसिटी एडिशन का भी रिक्वायरमेंट है, तो ग्रोथ तो होते ही रहेगा। लेकिन जो लार्ज कंपनी जो मैंने बात किया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर, उसमें काफी हद तक मार्केट ने उसको वैल्यूएशन दिया है। तो जो कंपनीज को वैल्यूएशन नहीं मिला है, जिसमें वैल्यूएशन डिस्काउंट चल रहा है, वैसे कंपनीज जैसे एनटीपीसी आपके पास है, फिर टाटा पावर है, सीईएससी है, एनएलसी इंडिया है, ये 4-5 कंपनीज हमें लगता है कि यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा सेक्टर को। बाकी सेक्टर के लिए पूरा सेंटीमेंट और फंडामेंटल काफी पॉजिटिव लग रहा है। रिसेंट लिस्टिंग हुई थी प्रीमियर एनर्जी, उस पर कवरेज है क्या आपका? प्रीमियर कवरेज नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना कि इंडिया का सोलर मॉड्यूल्स अभी ओवर सप्लाई सिचुएशन में चल रहे हैं। 72 गीगावाट का सोलर कैपेसिटी है, और जो एनुअल रन रेट चल रहा है वो 40 गीगावाट के आसपास होगा आगे जाके। तो मुझे लगता है 2030 तक हम लोग ने सोलर मॉड्यूल का कैपेसिटी क्रिएट कर दिया है। जो सोलर सेल्स में है, जैसे प्रीमियर एनर्जी, अदानी ग्रुप या टाटा पावर या अभी विक्रम सोलर जो आ रहा है, उनका सोलर सेल्स में कैपेसिटी एडिशन हो रहा है, और सोलर का सेल का कैपेसिटी इंडिया में खाली 7 गीगावाट का है, और जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 30 से 35 गीगावाट का एवरी है। तो मुझे लगता है उनका ऑर्डर इनफ्लो अच्छा रहेगा, उनका रियलाइजेशन पर मेगावाट काफी अच्छा होगा। तो मुझे लगता है अगर 3-4 साल का टाइम होराइजन कंसिडर करता है तो प्रीमियर एनर्जी, टाटा पावर, उसमें सोलर का वैल्यू अनलॉकिंग होता है। ये कंपनीज में मुझे लगता है कि वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है और वैल्यूएशन भी सस्टेन रहेगा। मैं एक चीज रुपेश आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हमने इस साल देखा था 11% पावर डिमांड बढ़ी क्योंकि पीक समर था। उसके बियॉन्ड क्या आपको लग रहा है ये डिमांड आगे इसी स्तर पर बरकरार रहेगी? क्योंकि इससे पहले वाले साल में इतनी डिमांड नहीं थी, तो इस साल में ऑफ कोर्स हमने देखा इन स्टॉक्स में भी उसी तरह की रैली आई है जैसे जैसे डिमांड बढ़ी है। आपके नंबर्स क्या कह रहे हैं, या फिर वो आगे डिमांड डेटा सेंटर्स ड्राइव कर सकते हैं? डेफिनेटली अगर सितंबर की बात करेंगे तो सितंबर में फ्लैट ग्रोथ था, बिकॉज लास्ट ईयर का बेस इफेक्ट ज्यादा था। लास्ट ईयर सितंबर में ग्रोथ 12% के आसपास हुआ था। लेकिन 2 साल की अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि 9% का पावर डिमांड ग्रोथ हुआ है। हिस्टोरिकल अगर 10-15 साल का अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वो पावर डिमांड और जीडीपी का जो रिलेशन है तो 0.7-0.8 के आसपास था। लेकिन आगे जाके मुझे लगता है जिस हिसाब से जो रेजिडेंशियल सेक्टर है, जो 20% ऑफ द टोटल पावर कंजम्पशन इंडिया का जहां से होता है, उधर मुझे लगता है इलेक्ट्रिफिकेशन काफी हद तक हुआ है। तो पावर फॉर ऑल जो स्कीम था स्टेट गवर्नमेंट का, वो काफी हद तक रीच हो गया है। तो वहां पे लोड शेडिंग जो पहले 12-15 घंटा चलता था वो 4-5 घंटे तक आ गया है। उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, तो मुझे लगता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छा आएगा और एग्रीकल्चर थोड़ा सा अच्छा ग्रो होगा। तो ओवरऑल जो पावर डिमांड और जीडीपी का जो को रिलेशन है, जो हम लोग ने 0.8 के आसपास देखा है, और डेफिनेटली डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, उसके कारण मुझे लगता है ये रेशियो 1.1 के आसपास रहेगा। तो अगर इकोनॉमी 6.5% ग्रो हो रहा है तो डेफिनेटली पावर डिमांड 7% से ग्रो होगा। इसीलिए हम लोग ने लास्ट वीक में देखा कि पावर मिनिस्ट्री बोल रहे कि अपना पीक डिमांड जो रिवाइज करना पड़ेगा, और अभी आगे जाके 458 गीगावाट होगा, जो पहले 384 गीगावाट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यह डिमांड ग्रोथ रहने वाला है, और उसका बेनिफिट मर्चेंट प्लेयर्स को एज वेल एज जो कन्वेंशनल एनर्जी है, जिसके एसेट डिस्ट्रेस वैल्यूएशन पे चल रहा है, जिसका पीएलएफ इंपैक्ट हुआ है, उनको भी बेनिफिट होगा। तो मुझे लगता है सारे वैल्यू चेन को इसको बेनिफिट होगा, और थर्मल ऑर्डरिंग वापस आ सकता है थोड़ा बहुत अगर तो मुझे लगता है जो कंपनीज बॉयलर टर्बाइन में हो या ईपीसी प्लेयर्स बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा। तो ओवरऑल अगर पावर कैपेक्स की बात करेंगे तो नेक्स्ट 10 साल में कम से कम 45 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और इसका बेनिफिट एंटायर वैल्यू चेन को होगा, जनरेशन को होगा, ट्रांसमिशन को होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ईपीसी प्लेयर, सारे कंपनीज को बेनिफिट होगा। तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा टाइम है पावर सेक्टर के लिए। वैल्यूएशन हाई रहेगा, लेकिन कुछ कुछ कंपनी में वैल्यूएशन गैप है, डिस्काउंट है, वो कंपनी ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है। ओके, आपने सिंस एनएलसी की बात की, मैं उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था, फ्लोट तो बहुत कम है यहाँ पर, तो अगर कुछ मूव आ गए तो वाकई में बड़े मूव आ सकते हैं। यहाँ पर कोई रिस्क फैक्टर भी है क्या रुपेश जी, क्योंकि ये कंपनी है? आपने सही पॉइंट बोला, उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 72% स्टेक है, लेकिन ऐसा चीज हमने एनएचपीसी में भी देखा है, एजेवीएन में भी देखा था, जब भी उनके स्टॉक प्राइस 40-45 पे चलते थे, स्टॉक वैल्यूएशन होता है। और दूसरा चीज है कि फंडामेंटल अच्छा ग्रोथ, जैसे एनएलसी की बात करेंगे तो
6,000 मेगावाट का कैपेसिटी है, उनका टारगेट 20,000 मेगावाट तक है 2030 में। तो जो उनका इक्विटी है, जो रेगुलेटेड प्लस अनरेगुलेटेड, जो अभी 11,500 करोड़ चल रहा है, वो जाके 28,500 करोड़ होगा। और जो वैल्यूएशन अभी मिल रहा है, जो अभी 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो उस बेसिस पे मार्केट कैप टू इक्विटी जो है वो हार्डली 1.4-1.5 टाइम्स है, और बाकी कंपनी जो चल रहे हैं वो 2.5-3x के आसपास है। तो डेफिनेटली कैपेसिटी एडिशन हो रहा है, रेगुलेटेड इक्विटी में ग्रोथ है, एश्योर्ड कैश फ्लो है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, तो उनका कॉस्ट ऑफ डेट भी लो रहेगा। तो मुझे लगता है उसमें एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स में एक अच्छा अपसाइड मिल सकता है। ये डाइल्यूशन थोड़े बहुत होते रहेगा, गवर्नमेंट का स्टेक 72% है, वो 60% तक भी आ सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग काफी अच्छा है नेक्स्ट 10-12 साल के लिए, तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो मजबूत फंडामेंटल्स और स्टॉक एनएलसी इंडिया इनको पसंद है, ये इनकी टॉप पिक है, लेकिन एनटीपीसी, टाटा पावर जैसे काउंटर्स में भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक डिटेल्ड एनालिसिस रुपेश पेश करते हुए कि क्या पॉजिटिव्स है दरअसल पावर सेक्टर में और किस तरह के रिटर्न्स ये स्टॉक्स आगे आपको कमा कर दे सकते हैं। चलिए, वक्त हो रहा है 4 के चौके का। सस्ता ऑप्शन सोनी पटनायक तैयार करके बैठी है, हम सर्टेन एफनो सुपरस्टार हम रचना जी से लेंगे, मानस के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार के लिए, और फिर मिड कैप फंडा मयूरेश जोशी से लेने वाले हैं। तो ये सभी ट्रेड्स पर अब आते हैं। सोनी बताइए क्या लग रहा है ऑप्शन के लिहाज से सस्ता ऑप्शन वाला ट्रेड? हर्षदा जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन पीआई इंडस्ट्रीज में नजर आ रहा है, एक अच्छे ब्रेकआउट के ऊपर आज ऑप्शन चेन में दिखाई दे रहा है 4700, काफी पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 4850 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। सो सस्ता ऑप्शन यहाँ पे 4800 कॉल ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी, 126 के अराउंड आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए 95 का, पहला टारगेट रहेगा 170, दूसरा टारगेट रहेगा 200 का। ओके, तो पीआई इंडस्ट्रीज केमिकल्स में क्लियरली मूव्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गई सोनी की पिक। रचना जी, आपका ट्रेड? जी, मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा दैट इज इन गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स, जिसको हम लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ द स्लो डाउन इन द मार्केट इन द लास्ट 2 डेज, यहाँ पे फिलहाल जो चार्ट सेटअप है दैट्स इक्विवेलेंट टू जिसको हमारे गुरुजी अश्विनी गुजराल सर इंट्राडे चार्ट पे रेलवे लाइन थियरी जिसको कहते थे, उस टाइप का सेटअप यहाँ पे बन रहा है। तो 3250 पे है फ्यूचर्स यहाँ पे। अगर यहाँ पे लॉन्ग करा जाए 3200 के और 3210 का भी अगर ऐसे लगाया जाए, तो अपसाइड पे पोजिशनली यहाँ पे 3300 एंड 3340 तक के नंबर्स बन सकते हैं। ओके, तो ये आ रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज आपके लिए ट्रेड। मानस बताइए, मानस चार्ट का चमत्कार। तो देखिए, पॉलीकैप में खरीदारी करने की राय रहेगी। पॉलीकैप में फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट देखने को मिला है। जो पहले हाइज बने थे वो करीब 73.25 के आसपास थे, उसको इंटरडे सेशन में स्टॉक ने ब्रीच किया है। मेरे ख्याल से यहाँ से भी करीब 400-500 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। तो पॉलीकैप में 7700 के टारगेट के लिए, 7700 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे। 7090 कैश में ये स्टॉप लॉस रहेंगे पॉलीकैप के लिए। अगर चाहे तो 7300 का 7300 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 282 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 174 का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 500 रुपए 500 के टारगेट सेट करिए। ओके, पॉलीकैप शानदार मूव्स यहाँ पर आते हुए। अब मयूरेश के पास चला जाए मिड कैप फंडा के लिए। मयूरेश बताइए क्या पिक कर रहे हैं? I think Subros is something that we continue liking. दो चीज अनुज, I think 1 October 25 से AC cabins for trucks and MHCVs is going to be compulsory, mandatory होने वाला है। अभी 2 से 3 तिमाही पहले प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पहले प्रोडक्शन करना है, फिर गो टू मार्केट करना है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इन द नेक्स्ट क्वार्टर और 2 आई थिंक प्रोडक्शन जोरदार तरीके से चालू हो गए, बिकॉज दे गॉट अ डोमिनेंट मार्केट शेयर एसी केबिन्स में। एक अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन यू कैन स्टार्ट सीइंग फ्रॉम द सेकंड क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बट उसके प्रोडक्शन आंकड़े पहले ही 2-3 तिमाही यानी इन द नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, आई थिंक ये जो ईवी व्हीकल्स में भी घुस रहे हैं या जा रहे हैं या फोरे कर रहे हैं, जो कंटेंट पर ईवी व्हीकल है स्पेसिफिकली is expected anywhere between 50,000 to 1 lakh more compared to the current, and they've already started delivering kits on this count. इसलिए हमें लगता है आई थिंक जो एक लोकलाइजेशन एफर्ट एक कंपनी कर रही है, लगभग 85% के आसपास लेके आई है। 10% के जो EBITDA मार्जिन इन्होंने पोस्ट किए थे, दिस मार्जिन एक्सपेंशन शुड बी वेरी वेरी एविडेंट इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, और मेरे हिसाब से आई थिंक 12 से 13% अगले 2 वर्षों में पहुंचने चाहिए। हेल्दी बैलेंस शीट है,
और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ की मैं उम्मीद करता हूँ अगले 2 से 3 वर्षों के लिए। तो एक सुब्रोस एक अच्छा विकल्प होगा। क्लियर डिस्क्लेमर, मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, स्टॉक्स रिसर्च रिपोर्ट द्वारा क्लाइंट्स को दिया गया। ओके, तो सुब्रोस पर एक कॉल। सारे ट्रेड्स में आपके लिए रिविजिट कर रही हूँ। पीआई इंडस्ट्री सस्ता ऑप्शन के तौर पर सोनी ने पिक किया। 4800 का कॉल लेकर चले, टारगेट 170, फिर 200 का रहेगा, 95 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगला ट्रेड आया गोदरेज प्रॉपर्टीज रचना की तरफ से 3300, 3340 के लिए मौका है। 3210 आप स्टॉप लॉस के तौर पर यूज़ करेंगे। पॉलीकैब पसंद है मानस को, 7700 का टारगेट और स्टॉप लॉस 7090 का रहेगा। और सुब्रोस पर एक बाय कॉल इस समय मयूरेश दे रहे हैं। यह है आपके लिए 4 का चौका। मार्केट की चाल में कुछ खास सुधार नहीं, मिड कैप्स अभी भी पॉजिटिव में, लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक अभी भी जूझ रहे हैं हल्के से नेगेटिव में। एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है अर्चना, एक बार ब्रेंट क्रूड का भाव लेकर आइए ज़रा। ब्रेंट क्रूड $70 के नीचे आ रहा है। देखिए ये एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर हो सकता है कुछ कंपनियों के लिए। जिस तरीके से मूव आने शुरू हुए हैं, तो ब्रेंट क्रूड का भाव देखिए अब $69.99 पर बैरल। तो ऑब्वियसली कुछ कंपनियों के लिए नेगेटिव भी है, जैसे कि ONGC वगैरह के लिए कि अगर 70 के नीचे जाएगा तो बड़ा नेगेटिव हो जाएगा उनके लिए, लेकिन काफ़ी कंपनियों के लिए ये पॉजिटिव भी है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिवली कोरिलेटेड जो स्टॉक नॉर्मली बिहेव करता है वो है पिडिलाइट। देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी, इस पर थोड़ा महाराष्ट्र के इलेक्शंस का रिस्क है, लेकिन पिडिलाइट आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा नीचे भी है, लेकिन अगर ये 70 के नीचे सस्टेन करेगा तो ये यहाँ पर बड़ा ट्रिगर बन सकता है इसके लिए। मयूरेश, आपके रेडार पर कोई स्टॉक है क्या ब्रेंट क्रूड के भाव को देखकर 70 के नीचे फिसलते हुए हम इस समय? टायर स्टॉक्स को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए अनुज, आई थिंक, बिकॉज क्रूड डेरिवेटिव्स इज ऑलमोस्ट 20% इन टर्म्स ऑफ देयर इनपुट कॉस्ट। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो एक क्रूड का डेरिवेटिव है, उसमें भी अगर गिरावट आती है तो एक अच्छा खासा इजाफा मार्जिन पे देखा जा सकता है। ऑब्वियसली आई थिंक अ लॉट ऑफ कंपनीज, टायर कंपनीज हो, पेंट कंपनीज हो, इफ क्रूड कीप्स ऑन फॉलिंग, थोड़ा एक इन्वेंटरी एडजस्टमेंट शायद ये तिमाही में करना पड़े। बट इफ क्रूड स्टेज द वे इट इज, आई थिंक जो एक एक्सपेंशनरी फैक्टर देखा जा सकता है बिट्टा मार्जिन्स में, ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। दूसरा जो प्राइसिंग है स्पेसिफिकली रिप्लेसमेंट मार्केट से, इन बिकॉज ऑफ द क्रूड प्राइसिंग, आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट फेवर में रहते हैं, रिप्लेसमेंट मार्केट प्राइसिंग में बहुत ज्यादा बदलाव रहता नहीं, इसलिए आई थिंक प्राइसिंग फेवर में रहने के कारण टॉप लाइन ग्रोथ में भी इजाफा देखा जा सकता है। तो पेंट एक ऑब्वियस बेनिफिशियरी है, बट टायर स्टॉक्स आई थिंक अपोलो हो, जेके हो, सियाट हो, इसमें शायद एक अच्छा खासा सेंटिमेंटल मूव देखा जा सकता है। काबा सर, एक बार पिडिलाइट का चार्ट देखिए, लगातार ऑल टाइम हाई लगा रहा था, 2 दिन से कंसोलिडेशन, इस गिरावट में क्या मौका बन रहा है यहाँ पर? बाई मोड पर तो है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है पिडिलाइट में। पॉसिबल है कि थोड़ा और भी लोअर लेवल आ सकते हैं। अच्छी जगह खरीदने की करीब 3300 के आसपास, वहां पर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बनता है। थोड़ा डिप पॉसिबल है, तो 3300 के आसपास में तो शायद वहां पर एक सपोर्ट मिले। फिलहाल बेस्ट अवॉइड, कल छुट्टी है तो पिडिलाइट। लेकिन यहाँ पर देखिए पूरे फंडामेंटली एक रुझान बनेगा अगर कच्चे तेल के हालात ऐसे ही रहे या फिर यहाँ से और फिसले। $70 के नीचे इस समय जो कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 स्टॉक्स बेसिकली हैं जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, पिडिलाइट, एशियन पेंट्स और इंटरग्लोब एविएशन। उसमें से एशियन पेंट्स ने ऑफ लेट थोड़ा सा रिएक्ट करना बंद कर दिया था क्योंकि वो कंपटीशन वाला एंगल आ गया था, इसकी वजह से। इंटरग्लोब की हमने सो ही बात की थी कि 2 महीने से लगातार ETF प्राइसेस कट हो रहे हैं, और अगर ट्रेंड इस तरीके का है तो देखिए हाँ बिल्कुल, तो इस तरीके के मूव आ रहे हैं यहाँ पर। और हर्षदा, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 2 दिन के इस मूव के बाद 5 डे मूविंग एवरेज पर आ गया, कल पिडिलाइट चल जाए तो, क्योंकि आज थोड़ा सा ठीक है कंसोलिडेट कर रहा है थोड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्टेड यही 3 स्टॉक्स हैं। इनमें मुझे लग रहा है कि अगेन एक बास्केट अप्रोच काम करेगी अगर आपका व्यू थोड़ा सा 3 से 4 महीने का है। अनुज जैसे बात करते करते वो पिडिलाइट में धीरे धीरे करके एक्शन आ जरूर रहा है, लेकिन देखते हैं वो कब पॉजिटिव टेरिटरी में आएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, यू नेवर नो, थर्सडे को जब लौटेंगे ये एक बाय साइड का कॉल रह सकता है। श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत नमस्कार, बताइए इस घंटे क्या ट्रेड लेंगे? नमस्कार रशिदा, नमस्कार अनुज। देखिए मुझे लगता है कि इस मार्केट में बिल्कुल कमोडिटीज पे ही हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो शंघाई का जो इंडेक्स है वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ब्रेकआउट में एंटर हो चुका है, और मुझे लगता है कि जो मोमेंटम रहेगा वो इसी सेक्टर में मैक्सिमम देखने मिल सकता है। हिंडाल्को नाल्को दोनों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि नाल्को में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है, और ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब आ रहा है, 235-236 के करीब। अगर इन लेवल्स को सस्टेन कर लेगा तो और तेजी बनेगी, लेकिन मुझे लगता है करंट लेवल से अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना है तो हिंडाल्को को लॉन्ग किया जा सकता है, जो 765 के करीब है। 800 के टारगेट्स नजर आते हैं, 745 का स्टॉप लॉस रखना है।
हिंडाल्को को लॉन्ग किया जा सकता है, ये हो गई इस समय श्रीकांत की कॉल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध का महीना, उसके बावजूद सितंबर का महीना ऑटो कंपनियों के लिए अच्छा रहा। सितंबर में ऑटो कंपनियों की बिक्री अनुमान से ज़्यादा रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं दीपाली राणा के पास। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए। अगर टाटा मोटर्स को छोड़ दें तो बाकी कंपनीज के नंबर्स डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर रहे हैं, लेकिन टाटा मोटर्स ने डिसअपॉइंट किया है। और इनफैक्ट अभी कुछ देर पहले ही टाटा मोटर्स के नंबर्स आए हैं, तो उन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। अनुमान ये था कि जो ओवरऑल सेल्स रहेंगी टाटा मोटर्स की वो फ्लैट रह सकती हैं, लेकिन जो ओवरऑल सेल्स हैं वो 15% ड्रॉप हुई हैं। 69,694 यूनिट्स कंपनी ने बेची हैं सितंबर मंथ में। वहीं पैसेंजर व्हीकल सेल्स में भी 9% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। कमर्शियल व्हीकल सेल्स भी 23% घटी हैं और लगभग 23% ही कंपनी की ईवी बिक्री घटी है। इंपॉर्टेंट यह है कि सितंबर में सेल्स को पुश करने के लिए कंपनी पहली बार अपनी लाइफ में इतने बड़े डिस्काउंट्स दे रही थी। अपने हाई एंड एसयूवीज पर तो 2 लाख रुपए तक के डिस्काउंट ऑफर कर रही थी, बट उसका कोई बेनिफिट दिखा नहीं है। इनफैक्ट नंबर्स बिलो एक्सपेक्टेशंस रहे हैं टाटा मोटर्स के। लेकिन इसके अलावा जो नंबर्स आए हैं वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस या टुवर्ड्स बेटर साइड पर रहे हैं। महिंद्रा के नंबर्स दिखाते हैं। महिंद्रा के नंबर्स बेहतर दिखाई दिए हैं। जो ओवरऑल सेल्स है M&M की वो ग्रो हुई है और यहाँ पर हमने 16% ग्रोथ रिपोर्ट की है। कंपनी ने 87,840 यूनिट्स कंपनी ने बेची हैं। वहीं एसयूवी सेल्स भी 24% ग्रो हुई हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। ट्रैक्टर सेल्स फ्लैट रही हैं, अनुमान यही था फ्लैट रहेंगी, लेकिन आगे का आउटलुक यहां से बेहतर दिखाई दे रहा है क्योंकि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है उसके मुताबिक आगे पिकअप यहां पर रूरल सेल्स होती हुई दिखाई देंगी। ट्रैक्टर का एक्सपोर्ट ऑल्दो 10% घट कर रहा है M&M के लिए। अब बताते हैं आपको टू व्हीलर्स के नंबर सबसे बेटर रहे हैं पूरे ही ऑटो बास्केट में। बजाज ऑटो के नंबर्स एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर, 20% की ग्रोथ रही है। 4.69 लाख यूनिट कंपनी ने सेल की हैं। टू व्हीलर सेल्स 22% ग्रो हुई हैं। एक्सपोर्ट्स में भी 13% की ग्रोथ रही है और 3 व्हीलर सेल्स में भी 6% की ग्रोथ रिपोर्ट की है। सिमिलरली टीवीएस मोटर्स के नंबर देखेंगे तो वो भी अनुमान से काफी बेहतर रहे हैं। टीवीएस मोटर्स की जो ओवरऑल सेल्स है वो 20% ग्रो हुई हैं। 4.82 लाख यूनिट्स कंपनी ने सेल की हैं। मोटरसाइकिल बिक्री 23% बढ़ी है सालाना आधार पर। स्कूटर बिक्री 20% ग्रो हुई है और ईवी सेल्स 42% ग्रो हुई है और एक्सपोर्ट्स में भी 11% की ग्रोथ रही है। तो बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स के नंबर सबसे अच्छे रहे हैं। वहीं अगर हम एस्कॉर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर कुल बिक्री 2.5% बढ़ी है। घरेलू बिक्री में भी 6% की ग्रोथ रही है और एक्सपोर्ट्स हालांकि ड्रॉप हुए हैं। लेकिन एस्कॉर्ट्स के नंबर्स ट्रैक्टर सेल्स के पर्सपेक्टिव से अनुमान से स्लाइटली बेटर साइड पर आते हुए दिखे हैं। अब अशोक लेलैंड और क्विकली आयशर मोटर्स की बात और कर लेते हैं। जो टोटल सेल्स है अशोक लेलैंड की वो 10% ड्रॉप हुई है। 17,233 यूनिट कंपनी ने बेची है। अनुमान भी यही था कि थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है ओवरऑल सेल्स में। मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेल्स 13% घटकर आई हैं। वहीं लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की सेल 5% घटकर आई है। और वहीं आयशर मोटर्स की बात करें तो वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल सेल्स में 6% की ग्रोथ रही है। एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी ग्रो हुए हैं 90% के आसपास और घरेलू बिक्री 2% बढ़कर आई है। तो ये रहे ओवरऑल नंबर्स, लेकिन टाटा मोटर्स ने डिसअपॉइंट किया और सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स की तरफ से आते हुए दिखे हैं। शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। तो जिसने निराश किया वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर है, टाटा मोटर्स का 965 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ, और आपको याद होगा इसका 52 वीक हाई 1179 के आसपास हुआ करता था। वहाँ से डिसेंट करेक्शन आ चुका है, लेकिन अगर खराब आंकड़े ऐसे ही चलते रहे, श्रीकांत बताइए अब क्या और फिसलने की तस्वीर बन रही है इस पे? तो देखिए यहाँ पे टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे करेक्शन है, लेकिन हमें लगता है कि ऑलरेडी ये स्टॉक काफी अच्छा करेक्टेड है। 1150 के करीब था, वहां से करेक्ट होते हुए अभी 950-960 के करीब आ चुका है। मुझे लगता है इन्हीं लेवल्स के करीब थोड़ा सा पोजिशनल व्यू हो तो बिल्कुल इसमें लॉन्ग का ट्रेड बनाया जा सकता है। और जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो हम स्टॉप लॉस रखेंगे एट 945। यहाँ पे 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के करीब का भी अच्छा सपोर्ट इसे मिलेगा। तो करंट लेवल से तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड ले, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो बिल्कुल इससे बचे, क्योंकि ये थोड़ा स्टॉक वॉलेटाइल रहेगा। ओके, चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद लौटेंगे। मेहरबून ईरानी हमारे साथ जुड़ेंगे इस शो में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। वेलकम बैक। बाजार में कल के करेक्शन के बाद आज थोड़ा कंसोलिडेशन, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में ठीक ठाक तेज़ी। आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब मेहरबून ईरानी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। क्या व्यू है मार्केट में इस समय? अब
कल जो बड़ी गिरावट आई क्या एक वार्निंग थी या फिर पहले भी जो हमने एक दो बार देखा है थोड़ा सा शेकआउट और उसके बाद मार्केट बैक टू ऑल टाइम हाई? अनुज जी, अगर आप मुझे पूछे तो व्यू इज सेम. आई थिंक इंडेक्स वाइज वी आर गोइंग टू सी हायर लेवल्स. अभी हायर लेवल क्या है यहाँ से और 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, 2000 पॉइंट डिफिकल्ट टू स्टेट. लेकिन सामने दिख रहा है कि अगर आप पिछले 2 महीने देखो तो आई थिंक इट्स बिकमिंग अ लिटिल बिट चैलेंजिंग फंड मैनेजर्स को, पोर्टफोलियो मैनेजर्स को या हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स को पैसे बनाना. मूल कारण ये है कि जो सेक्टर्स के स्टॉक्स जोर से बढ़ गए थे, डिफेंस था, पीएसयू बैंक्स था, रेलवे के स्टॉक थे, वो ऊपर से करीबन 25, 30, 40% नीचे आ गए. तो अगर आपने नहीं बेचा हो और वही स्टॉक लेके बैठे हो तो आपका पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहा है लास्ट 2 महीने में. ऑन द अदर हैंड आईटी, एफएमसीजी और फार्मा तेजी से बढ़ा तो आपको निफ्टी बढ़ते हुए दिखा. बीच में एचडीएफसी बैंक भी चल गया. सो आई थिंक निफ्टी वाइज मुझे कोई शंका नहीं कि वी आर गोइंग टू सी हायर लेवल्स. चैलेंजिंग टू मेक मनी बिकॉज वैल्यूएशंस इन लॉट ऑफ केसेस आर वेरी वेरी टफ. लेकिन 3 फैक्टर है जो मैं ध्यान से देखूंगा जो अगले 1 महीने में अपने सामने उभर कर आएगा. एंड आई थिंक दैट विल डिटरमिन मोर देन ग्लोबल फैक्टर्स, दैट विल डिटरमिन आवर इंडियन मार्केट्स. पहला फैक्टर रहेगा कॉर्पोरेट अर्निंग्स. टू मच एक्सपेक्टेशंस, टू मच ऑप्टिमिज्म. क्या कॉर्पोरेट अर्निंग्स विल लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस, ये देखना बहुत आवश्यक है. एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मार्केट्स इन द शॉर्ट टर्म. सेकंड है आरबीआई पॉलिसी. आरबीआई पॉलिसी ऑनेस्टली मैं कहता हूं पिछले 2 साल में इतने ध्यान से मैंने ध्यान दिया ही नहीं उसके ऊपर. आई थिंक द प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर हैज डन अ वंडरफुल जॉब. आई थिंक पिछले 20 साल में आई वुड से दैट आई वुड गिव इन द रिचेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स अमंग ऑल आरबीआई गवर्नर्स दैट इंडिया हैज सीन. डन अ वंडरफुल जॉब. लेकिन ये लेवल ऑफ इकोनॉमी पर मेरा पर्सनल मानना है कि लिक्विडिटी उसको थोड़ा लूजन करना पड़ेगा और शायद करेगा भी. सो उसके बाद इंटरेस्ट रेट कट आएगा, कितना आएगा अगले 6 महीने में ये भी देखना है. तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द मार्केट. थर्ड फैक्टर है आउटकम ऑफ स्टेट इलेक्शंस. आई पर्सनली आई एम नॉट टू कंसर्न अननोड बाय दैट. लेकिन ये डेफिनेटली एक नॉइस फैक्टर है जो थोड़ा सा मार्केट को इधर उधर कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द इलेक्शंस. लेकिन मेन फैक्टर वुड बी कॉर्पोरेट अर्निंग्स. ऑन द अदर हैंड ग्लोबल फैक्टर्स में अगर आप देखो बैंक ऑफ जापान ने जो किया और फेड ने जो किया बिल्कुल उल्टा है. सामने से चाइना का बजूका स्टिमुलस पैकेज आया. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ग्लोबली. बट 2 फैक्टर्स जो इंडिया के फेवर में जा रहा है विच नॉट मेनी पीपल आर सेइंग. वन इज ऑयल $70 के आसपास और दूसरा है बेसिकली डॉलर इंडेक्स जो 100 के आसपास है, विच इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फॉर एमर्जिंग मार्केट्स. So I think we are in the mix of positive and negative factors, but personally I would look at 3 domestic factors which I mentioned: corporate earnings, RBI policy, and to some extent the outcome of state elections. On the whole, कोई शंका नहीं है कि we are going to see higher levels. इधर उधर छोटा मोटा एक्सीडेंट करेक्शन होते जाएगा, but we will see higher levels. The point is, where are you having your money right now is going to determine how your portfolio performs. So ऐसा नहीं कि मार्केट एक ओके बिल्कुल. अच्छा सॉरी मेहरबून जी, 1 मिनट आ रहा हूँ आपके पास वापस. इस बीच में थोड़ा मार्केट में एक टर्न आया और निफ्टी वापस 25,800 के ऊपर आया हर्षदा. और मिड कैप में एक अच्छा मूव आया, करीब 250 पॉइंट इंडेक्स ऊपर आया. एडवांस डिक्लाइन अच्छा मूव है. और इवन बैंक निफ्टी में भी एक बार के लिए तो आप ऑलमोस्ट 53,000 तक पहुँच गए थे, लेकिन फिर थोड़ा सा हल्का सा कूल ऑफ आया 52,965 पर. लेकिन पिछले 5-6 मिनटों में अच्छे मूव्स आए मार्केट में एकदम से. इनफैक्ट मैं यही देख रही थी कि लीड क्या कर रहा है उस मूव को अनुज. और हमने कच्चे तेल की बात की और ये ऑयल से जुड़ी हुई कंपनियां ही हैं जो थोड़ा सा एक्टिव हो चली है. बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स या फिर ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स. हालांकि कच्चे तेल का इतना गिरना ओएनजीसी के लिए नेगेटिव रहता है, लेकिन वहाँ पर भी नेशनल लेवल से थोड़ा थोड़ा करके एक्शन लौटता हुआ दिखाई दिया है. अच्छा मेहरबून, कंसिडरिंग आपने कई सारे फैक्टर्स गिनाए कि यहाँ से आगे क्या ड्राइव कर सकता है मार्केट को, मैं वो चाइना वाले फैक्टर पर आपकी राय लेना चाहती हूँ. चाइना में बड़ा स्टिमुलस नॉर्मली हम वो मेटल से जोड़ते हैं और मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रैली भी देखने को मिली है. लेकिन केमिकल्स भी एक दूसरा चेहरा है उस चाइना की स्टोरी का. आपको ज़्यादा कंफर्ट कहाँ है, मेटल्स में या फिर इन केमिकल कंपनियों में? नहीं, मेटल्स को डेफिनेटली फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल पॉजिटिव हूँ और आई थिंक इन्वेस्टेड भी हूँ. क्लियर डिस्क्लोजर कहना चाहूँगा. स्टॉक लाइक वेदांता
I bought it about 100 rupees lower in this present move. So disclosure देना चाहूँगा, but I would still call it basically a trading type of rally which we are going to see in metal stocks और जो चालू भी है अभी. चाइना का मेन कारण है जो बजूका स्टिमुलस आया है, उसका मतलब ये है कि एसेट प्राइसेस जो है चाइना में उसके नीचे जमीन काफ़ी गहरा है. So it is not that demand बढ़ने वाला है, and China ultimately will produce more, no doubt about it. Metals को positive impact आएगा, no doubt about it. लेकिन चाइना बेचेगा कहाँ पर? इररिस्पेक्टिव यूएस में जो भी प्रेसिडेंट बनकर आता है, जो भी पार्टी आता है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक, ट्रेड वॉर उन लोग का है, वो चलते रहने वाला है. तो चाइना आखिर में अपना माल कहाँ बेचेगा? बिकॉज आई डोंट सी कंजम्पशन पिकिंग अप इन अ हरी इन चाइना, बिकॉज उन लोग के पास काफी नेगेटिव फैक्टर्स है. रही बात दूसरा सवाल केमिकल्स का, आई हैव सेड दैट फॉर द लास्ट 2 times आई हैव कम ऑन योर चैनल. आई थिंक दैट इज माई मोस्ट फेवरेट सेक्टर राइट नाउ. अगर सेफ्टी आपको देखनी है और एप्रिसिएशन देखनी है, कहीं पर आपको सिलेक्ट केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, एग्रोकेमिकल स्टॉक्स लेना जरूरी होगा, जैसे कि भारत रसायन है, शारदा क्रॉप है, थिरुमलाई केमिकल है, आईजी पेट्रो है. ऑल 4 स्टॉक्स आर इन माय पर्सनल पोर्टफोलियो. क्लियर डिस्क्लोजर, कोई इंटेंशन नहीं है बेचने का. सो आई वुड से आई वुड गो विथ पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, सिलेक्ट फ्यू एट नंबर 1, एंड मेटल्स आई वुड से प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल. बिल्कुल. अच्छा मेहरबान जी, एक बात बताइए, HDFC बैंक क्या यहाँ पर एक रिस्क बन रहा है डबल टॉप का? मतलब या फिर मैं टेक्निकल टर्म यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये 1800 पर आकर फिर क्योंकि FI की सेलिंग बढ़ रही है वापस, क्या ये एक बार फिर रिस्क ओपन हुआ मार्केट के लिए? आई थिंक मैं आपको सुनते आ रहा हूँ HDFC बैंक पर, और आपने भी जब मुझे पूछा था करीबन 1.5-2 महीने पहले, आई थिंक 1600 का भाव कुछ था, मैंने कहा था कि आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड if this outperforms the Nifty over the next 12 months. Outperform कहता हूँ over the Nifty. So difficult है कहना कि whether it will come back to 1650, 1700. आ भी सकता है, but at the end of it, this is not a stock which is going to run up in a hurry. Investors को ध्यान देना चाहिए कि ये एक स्टॉक ऐसा है जो people were buying it as a part of their core holding. काफी सारे लोग लाइटन हो गए, true. But I think there is a lot of value, if you ask me, from a longer term angle at the present price. यहाँ से वापस एक sharp move आया था, but 10-12-15% का. If that corrects a little bit, I will not be surprised. मैं नहीं कहूँगा होगा. But I think at this present level, there is no harm holding on to it and possibly looking at buying into it if you are a proper investor. But सोचना कि ये भाव मैं लूँगा और 2200 हो जाएगा, 2300 होएगा अगले 6 महीने 9 महीने में, I think that would not be fair to expect such things coming from such a large cap stock like HDFC Bank, which has already having HDFC merged into it. It's not going to be easy for such a sharp up move to come, but at this present level, I don't think investors पैसे घुमाने वाला है. हम कुछ देर पहले ऑटो बिक्री के आंकड़ों की बात कर रहे थे और M&M ने एक सरप्राइज दिया. एक तो सुबह सवेरे पहले उन्हीं के नतीजे आए जो नॉर्मली होता नहीं है मेहरबून, और परफॉर्मेंस अच्छा था. लेकिन इस पूरे ऑटो बिक्री पैक में M&M जिसने अच्छा परफॉर्म किया है सितंबर नंबर्स के लिहाज से, TVS और आपका बजाज, आप किस तरफ ज़्यादा रुझान रखना चाहेंगे? क्योंकि डिमांड तो डेफिनेटली है SUVs की, उसमें कोई दो राय नहीं है. आई थिंक 24% का इजाफा देखने को मिला था उस नंबर में. मैं कहूँगा ऑन द होल ऑटो सेक्टर में काफ़ी लंबे टाइम से पसंद करता हूँ, बट आई थिंक मोस्ट पॉजिटिव्स कुड बी इन द प्राइस फॉर द मोमेंट. और मेरा बेस्ट पिक था पिछले 1 साल में बजाज ऑटो. आई थिंक ये लेवल पर भी मैं पसंद करता हूँ. द पॉइंट इज, आज मैं पैसे डालूंगा तो हाउ मच मोर मनी विल आई मेक ओवर द नेक्स्ट 1 to 3 quarters. आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन जो इन्वेस्टर्स पूछने लगा है, और वो एंगल से जो अट्रैक्शन है ये सेक्टर का और ये स्टॉक्स का, आई थिंक थोड़ा सा कम हुआ है. सो आई एम स्टिल इन फेवर ऑफ ऑटो सेक्टर, बट ये भाव से अभी ज़्यादा पैसा कमाना, आई डोंट थिंक देयर इज टू मच ऑफ मनी बीइंग मेड. एंड डोंट फॉरगेट अर्शद कि ये मार्केट ऐसा हो गया है कि पिछले 2-3 साल में पीपल हैव गॉट यूज्ड टू रिटर्न्स ऑफ 10, 20, 30, 40, 50% कमिंग इन अ हरी. सो ये लेवल पर ऑटो स्टॉक्स में बाय करना, आई वोंट स्टिक माई नेक आउट एंड रिकमेंड राइट नाउ. मैं कहूँगा कि अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हो ऑटो में, जैसे TVS है, बजाज ऑटो है, आई थिंक कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू इट. इनफैक्ट बजाज ऑटो आई स्टिल लाइक इट, इफ नॉट फॉर द प्राइस विच इट इज शॉट अप टू, बिकॉज व्हेन इट वाज 7000 आई फेल्ट 10,000 प्रेम से आएगा, 10 क्या, उससे भी 10-15% ऊपर चला गया. तो एट द लेवल बाइंग, आई डोंट थिंक इट्स ईजी टू मेक अ रिकमेंडेशन. ओके. अच्छा, अब अगले हफ्ते IT के नंबर आने शुरू होंगे, यहाँ पर क्या व्यू है मेहरबून, और यहाँ पर आपके प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी?
I think IT basically I like a name like a Tata Technologies if you ask me. मुझे वो पसंद है. On the whole, I think IT will present a very mixed picture to you, Anuj. I think underperform करने के बाद पिछले 2 महीने में the sector has done exceedingly well. In fact मैं कहूँगा निफ्टी को भी प्रोटेक्ट किया और निफ्टी को भी बढ़ाया है. I think it could be a mixed bag here and there. I like Tata Consultancy, TCS among the frontline names, and the mid cap name I would prefer a Tata Technologies. In fact, टाटा टेक पर आजकल लोग कॉल देने लगे हैं, लेकिन स्टॉक बिल्कुल चला नहीं है. उसका रीजन है आईपीओ के बाद ये ठंडा हो गया क्योंकि आईपीओ लिस्टिंग में ही सब कुछ आ गया था. आई थिंक 450 500 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितने पे इशू आया था, लेकिन उसके बाद उसकी लिस्टिंग सीधा 1200 पे हुई थी और 1200 के करीब उसके बाद फिर वो कंसोलिडेट ही कर रहा था काफ़ी टाइम से. इसका एक कारण ये है कि जिस तरीके से टाटा एलेक्सी में बड़ी रैली आई है, अब एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया टाटा एलेक्सी और टाटा टेक में. इसके लिए बहुत लोग बुलिश हैं टाटा टेक पर, लेकिन प्रूफ ऑफ पुडिंग इज नहीं ईटिंग. देखते हैं चलेगा या नहीं यहाँ से. इनफैक्ट इन नंबर्स में साफ हो जाएगा अनुज, क्योंकि आपको याद होगा पिछले क्वार्टर के मिड में इन्होंने बोला था वो BMW वाली डील. अब उसका कितना फायदा, और होपफुली इस क्वार्टर में उसके डिटेल फाइनेंशियल समझ में आएंगे, तो देखना पड़ेगा कि कितना वो प्ले देखने को मिलेगा. 3 महीनों में कोशिश कर रहा है, करीब 3-4% बढ़त देखने को मिली है. मेलबोर्न इस तरह के मार्केट में जहां पर क्लियरली ये इंटरनेशनल मार्केट ज़्यादा हेडलाइंस बटोर रहे हैं, मुझे बताइए लोकल फ्रंट पर भारत की कंजम्पशन स्टोरी हमने एक तो झलक के ऑटो बिक्री के आंकड़ों में देख ली है, लेकिन आपकी पेंट कंपनियां उनमें कितनी अपॉर्चुनिटी है, आपकी FMCG कंपनियों में, बाकी टॉक अबाउट ब्रिटानिया, ITC, HUL, उनमें कितने मौके देखने को मिल रहे हैं? I think अगर फूड इन्फ्लेशन ये लेवल पर रहता है तो FMCG में अभी भी there is muscle for them to go up. ना नहीं कहता हूँ, but they have performed well in the recent past. I think quite a few of this FMCG names, including something like a Lever or a Colgate, I think have come to a near all-time high. But आप मुझे पूछो प्रॉक्सी फ्रॉम द कंजम्पशन एंगल, आई एम नॉट 100% कन्विंस कि सॉलिड ग्रोथ आने वाला है डिस्पाइट अ गुड मानसून, बट आई वुड प्रेफर द ट्रैवल एंड टूरिज्म फैक्टर. और उसमें अगर एक प्रॉक्सी लेना हो तो आई वुड गो विद इंडिगो. आई थिंक विद ऑयल एट द प्रेजेंट लेवल और कॉम्पिटिशन not very hot for an Indigo, I think this is a stock which, despite the sharp run-up, has to do well going ahead. So I would say this is a good proxy. Even the hotel sector, there are quite a few hotel stocks which are available still at very good levels, like a Taj GVK ho ya Royal Orchid ho. I think there are good names in this sector which, at the present valuation, clear disclosure, I'm holding all of them. So I think there is a lot of room for the stocks to go up further, because that is one part of consumption which is keeping on booming. I'm talking of travel and hotels. Shukriya Meherboon, always a pleasure speaking to you, and enjoy your midweek holiday tomorrow. Thank you. Thanks. चलिए मार्केट पर लौटते हैं. कुछ हल्की सी पॉजिटिव टिक में मार्केट ज़रूर आया था. हम 25,800 के ऊपर गए थे, लेकिन इस समय 25,790 के आसपास निफ्टी है, और अनुज निफ्टी बैंक भी 50-51 पॉइंट की गिरावट पर ही कारोबार कर रहा है. तो कुछ रौनक दिखी, लेकिन अब क्लोज के लिहाज से क्या करना है थर्सडे के? देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा, क्लोज ठीक ठाक है. ये क्लोज ख़राब हो सकती थी, क्लोज ठीक ठाक है. ठीक ठाक मैं टर्म इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छी भी नहीं है. मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसी क्लोजिंग है. ना हम 25,700 के नीचे बंद हुए, ना 25,950 के ऊपर बंद हुए, उनके एकदम एग्जैक्टली मिडिल में बंद हुए. देखिए अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं, बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर, कंपल्सिव, बिल्कुल चैन ही नहीं मिल रहा जिसको ट्रेड किए बिना, तो आप हेज लेकर लॉन्ग कैरी करें. हेज ज़रूरी है, और उसका मैं रीज़न बताता हूँ क्यों हेज ज़रूरी है इस मार्केट में. कि अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो हेज यहाँ पर ज़रूरी क्यों है? ग्लोबल मार्केट की वजह से नहीं हेजिंग की ज़रूरत है, सेबी के उस मामले की वजह से हेजिंग की ज़रूरत है. अभी भी देखिए हमारे सिस्टर चैनल ने और सुबह एक और चैनल ने एक न्यूज़ डाली थी कि वो अभी भी आ सकता है सेबी वाला. उसके लिए बोर्ड मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, वो आज या कल में भी आ सकता है. तो वो अटकलों का बाजार गर्म रहेगा. जब तक वो मामला क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको ओवरनाइट रिस्क से बचना पड़ेगा. अच्छा एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये जिस दिन आएगा ना उस दिन मार्केट बॉटम आउट हो जाएगा. जिस दिन ये एक्चुअल आ जाएगा ये उस दिन मार्केट बॉटम आउट हो जाएगा. मार्केट उससे पहले ही करेक्ट हो जाता है. नॉर्मल हमेशा यही होता है, कोई भी इवेंट से पहले ही आप करेक्ट हो जाता है ना. इवेंट के बाद तो वो बहाना बन जाता है, एक बार के लिए और फॉल आती है, लेकिन वो फिर हार्ड बॉटम बनाता है मार्केट का. लेकिन ग्लोबल मार्केट की वीकनेस को मार्केट पचा चुका है.
प्लस चाइना हमने बचाना नहीं है एक हफ्ते तक, चाइना बंद है एक हफ्ते तक, तो चाइना की कोई वरी है नहीं। हाँ, हैंगसेंग जरूर खुलेगा, लेकिन हैंगसेंग में वो लिक्विडिटी नहीं है जो चाइना ए शेयर में है। तो इसके लिए बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो लॉन्ग कैरी करें, हेज करें अपने आप को, वरना एक काम करें, गांधी जयंती पे थोड़ा सा अपना जो छुट्टी है, मिड वीक हॉलीडे, उसको एंजॉय करें फैमिली के साथ, थर्सडे को वापस आएँ और वीकली एक्सपायरी वाले दिन फिर फ्रेश पोजीशन लें वहाँ पर। थर्सडे और फ्राइडे को मैं हूँ नहीं बाय द वे, तो इसके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक लॉन्ग वीकेंड का प्लान बनाया हुआ है इसके लिए, तो मैं थर्सडे को होऊंगा नहीं, तो मैं आपको सीधा मंडे को ही मिलूँगा इसके लिए। तो अनुज मनाएंगे अच्छी छुट्टी, उससे पहले फिर डीलर्स का मूड क्या कर रहा है उसका एक जायजा ले लेते हैं, और साथ ही जायजा ले लेंगे BTST के तौर पर थर्सडे के लिए क्या मौके मिल रहे हैं। डीलिंग रूम रेडी है तो बताइए आप डायरेक्टर। चले यतिन भी आ गए हैं। यतिन बताइए, मिड वीक हॉलीडे के बाद क्या चर्चा चल रही है डीलिंग रूम? मिड वीक हॉलीडे तो नहीं है, थोड़ा बहुत काम ही करेंगे, लेकिन दो स्टॉक जो आज फोकस में है ऑटो एंसिलरी स्पेस से सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा, जहां डीलर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज और जिस हिसाब से ऑटो सेल्स नंबर्स आए हैं, काफ़ी सारे FIs आज ऑटो स्टॉक्स में बायर्स हैं। जहां डीलर्स को लगता है M&M सबसे मजबूत काउंटर है, यहाँ डीलर्स को लगता है कि 3200-3220 तक के टारगेट्स अक्टूबर सीरीज़ के फ्यूचर्स में आने चाहिए। तो ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा BTST की ट्रेड जो है डीलर्स एक साइड में सुझा रहे हैं, का अच्छा वॉल्यूम है आज काउंटर में, ओपन इंटरेस्ट भी लगभग 3% बढ़ा हुआ है, और डीलर्स के मुताबिक यहाँ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। तो दोनों M&M और एक्साइड आज डीलर्स के रेडार पे हैं। M&M और एक्साइड डीलर्स के रेडार पर इस समय। आज सुबह एक्साइड शायद माइनस का ट्रेड भी था। चलिए अब BTST या SCBD ट्रेड लेना शुरू करते हैं। गाबा सर क्या कैरी कर रहे हैं? अगर कैरी करना है तो, क्योंकि छुट्टी है कल, ना करे तो अच्छा है, करना है तो फिर बायोकॉन ठीक है। ट्रेड करा है 370 के आसपास, स्टॉप लगाई 364 का, ज्यादा नहीं, 6 रुपीज का। अपसाइड टारगेट 380 के बायोकॉन में एक मौका तेजी का। सोनिया आपका ट्रेड? जी, यहाँ पे मेरा BTST रहेगा टाटा कम्युनिकेशंस पे, टाटाकॉम फ्यूचर्स पे खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए 2140 फ्यूचर्स पे रहेगा। टारगेट है मुझे लगता है 2200 से 2220 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। अब साइमल्टेनियसली यहाँ पे आप 2200 कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अराउंड 70, स्टॉप लॉस 58 के साथ, और टारगेट यहाँ पे रहेगा 95 और 120 के। ओके, रचना जी आपकी ट्रेड? जी, यूजुअली जिस टाइप के मार्केट में BTST करने में मजा आता है उस टाइप का है नहीं अभी मार्केट, बट नेवरदलेस अगर हमें एक स्टॉक लेना है तो दैट वुड बी हिंद पेट्रो। उसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे, 3 रुपीज का एसएल लगाएंगे, 447 पे है तो 444 पे एसएल लगाएंगे, एंड टारगेट होगा 10 रुपए का, विच इज 457। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए HPCL का एक ट्रेड। श्रीकांत आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि पॉलिसी बाजार PB फिनटेक पे हम एक लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हैं। ये स्टॉक अगर देखा जाए तो पिछले 3 या 4 दिनों से एक इम्पॉर्टेंट लेवल से बार बार रिकवर कर रहा है 1600 के लेवल से, और आज एक कंफर्टेबल इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर यानी 1700 के ऊपर ये कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है, क्लोज भी आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ से ये स्टॉक कम से कम 1900 साढ़े 1900 के भी लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है 1850 के लेवल से दिखा सकता है। तो करंट लेवल से लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें एट 1680, 1680 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट्स नजर आते हैं 1850 के। ओके, PB फिनटेक का मानस आपके कैरी कर रहे हैं? मानस? अनुज जी, आई थिंक क्रॉम्पटन के फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि क्रॉम्पटन करेक्ट हो चुका है, 100 मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके वहां पर बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है। मेरे ख्याल से एक बाउंस बैक देखने को जरूर मिल सकता है, इसलिए क्रॉम्पटन के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 435 रुपए के भाव चल रहे हैं, 429 रुपए 429 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, और 450 450 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है क्रॉम्पटन के फ्यूचर में। अगर चाहे तो 440 का कॉल ऑप्शन 13 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 11 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं, और इस ऑप्शन में 20 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो क्रॉम्पटन में भी एक मौका, 440 का कॉल लेने की सलाह। मयूरेश, कोई है क्या ट्रेड आपकी? डीलिंग रूम, डीलिंग डेस्क से कुछ आया है क्या पिक? हाँ, बिल्कुल आया अर्षिता जी। इनफैक्ट डॉलर इंडस्ट्रीज इज समथिंग दैट टेक्निकल टीम इज लाइकिंग एट द करंट जंक्चर। उनको लगता है कि जो वॉल्यूम्स के साथ एक बहुत बड़ा प्राइस एक्शन हुआ है डॉलर इंडस्ट्रीज में, ये शायद एक अच्छा ट्रेड का मौका दे सकता है। तो क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को बताया है, तो डॉलर इंडस्ट्रीज एक ट्रेड हमारे ट्रेड में। तो ये कुछ आपके लिए ट्रेड्स आ गए। वैसे डॉलर आज 4% 4.5% के गेंस दिखा रहा है। इस समय
मार्केट पर अगर आप ध्यान दें और निफ्टी 50 पर अगर आप ध्यान देंगे, एक तो टेक्नोलॉजी की हमने बात की थी, HCL टेक महिंद्रा के साथ अब TCS आधे % के गेंस पर जाकर टिकेगा, तो यहाँ पर वो भूमिका बन रही है। और बढ़त की ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज नेली 2% के गेंस पर जाकर टिकता हुआ, और कोटक महिंद्रा बैंक, आई थिंक कोटक की चर्चा की कार्यक्रम की शुरुआत में चर्चा हुई थी। रचना जी, आप ही का ट्रेड था ना, ये कैरी कर रही हैं आप थर्सडे के लिए? जी, ये कैरी कर रहे हैं हम थर्सडे के लिए। और टारगेट वही 1920? यस, ठीक है, तो कुछ मोमेंटम वहां पर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुज, वैसे कल तो ट्रेंड एकदम ठंडा था, लेकिन आज थोड़ी जान में जान आई है। तो ये हमेशा होता है, जिस दिन वो इंडेक्स में आता है उस दिन प्रॉफिट बुकिंग आती है, और वो जो दो बाहर जाते हैं उल्टा उनमें रैली आ जाती है। तो कल LTI 90 में रैली आ गई थी, ये होगा। लेकिन ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। ट्रेंड मुझे लग रहा है इसी साल अगर 5 डिजिट का हो जाए मुझे हैरानी नहीं होगी। पिछले 3 क्वार्टर से ये सरप्राइज़ कर रहा है नंबर्स पर, और 1600 पे हमारी पहली बात हुई थी, 1600 पे इसकी रीरेटिंग पहली बार हुई थी। उसके बाद वो 2200 पर आया था। उस वक्त मुझे याद है गौतम दुगड़ की रिपोर्ट आई थी जिसमें 4200 का टारगेट था। बहुत लोगों ने कहा था क्या प्राइस टारगेट दिया, और वो 4200 अब छोटा लग रहा है प्राइस टारगेट। उसके बाद अगले क्वार्टर में वो 4200 की रीरेटिंग होकर 5600 हुआ, उसके बाद सीधा 7000 हुआ। इस बार और अगर इन्होंने रिपीट कर दिया वो, तो मुझे नहीं हैरानी होगी अगर इसी साल आपको 10,000 का ट्रेंड पड़ता। 10,000 की तैयारी में ट्रेंड खरीद रहे हैं क्या आजकल मानस ये स्टॉक? देखिए, इसका जो ट्रेंड है वो तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो करेक्शन देखने को मिला है पिछले 2 दिनों में, वो एक डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो थोड़ा सा इंतजार करिए, 7650 के ऊपर फिर से खरीदारी करिए, 7500 के स्टॉप लॉस लगाइए, और फिर आप 7950 की टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये होगी बात ट्रेंड की। बैन अपडेट, बिरला सॉफ्ट बैन में आने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, बिरला सॉफ्ट का एक पोजीशनिंग जो है वो 103%। इंटरेस्टिंग, बिरला सॉफ्ट अर्निंग सीजन से पहले ही बैन में आने की तैयारी कर रहा है, और बैन से बाहर आ सकता है बलरामपुर चीनी। अगर यहाँ पर पोजीशन बंद हो गई तो वो 80% के थ्रेशोल्ड के नीचे 78% पर, तो बैन से बाहर आ सकता है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी का आज का चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज सुबह नीचे खुला ये, लेकिन देखिए इसमें फंडामेंटल तेज़ी है, इसमें विदाउट अ डाउट फंडामेंटल तेज़ी है। और कहाँ पर बंद हो रही है, देखिए खुला कहाँ पर और बंद कहाँ पर हो रहा है। बैन में है ये स्टॉक, लेकिन मानस अगर कैश में किसी को कैरी करना है तो क्या इट्स टू लेट नाउ, या फिर यहाँ पर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है? देखिए, आज जब ब्रेकआउट देखने को मिला था तो यहाँ पर रिकमेंडेशन देने का मन जरूर था आज मॉर्निंग में, लेकिन क्योंकि बैन में था इसलिए वहां पर रिकमेंडेशन नहीं दे पाए। पैटर्न अभी भी पॉजिटिव है, और मेरा समझना है कि 705 रुपए तक के लेवल्स आप स्टॉक में जरूर देख सकते हैं। लेकिन ये सही समय है जब आपको अपना स्टॉप लॉस ऊपर रिवाइज कर लेना चाहिए। 669 में स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए। 705 710 रुपए तक के टारगेट आपको बलरामपुर चीनी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए बलरामपुर चीनी पर व्यू। मैं इनफैक्ट नज़रें बना के रखी हुई कि पिडिलाइट में वो मूव आ रहा है या नहीं। आधे % की ही यहाँ पर गिरावट रह गई है। कोशिश किया इसने, लेकिन अब अगला पड़ाव देखेंगे क्या उभर कर आता है थर्सडे को जब मुलाकात होगी। अच्छा, 1-2 ट्रेड जो हमने पहले डिस्कस किए हैं पिछले हफ्ते, और कल भी हम बातचीत कर रहे थे। क्रॉम्पटन्स पर एक बार नज़र डालिएगा, सीमेंस पर एक बार नज़र डालिएगा। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम है। गावा जी, इनमें से कोई ट्रेड जो आपको लग रहा है थर्सडे के लिए थोड़ी और बात बनेगी, तेजी आएगी, कैरी किया जाए? वेल, बॉटम पिकिंग है क्रॉम्पटन, लेने लायक है, जगह अच्छी है। बॉटम पिकिंग एब्सोल्युटली, जैसे कि कैश लेते हैं राइट एट द फील्ड पे लेते हैं, वैसा ही लगता है मुझे। क्रॉम्पटन का चार्ट ट्रेड करा है 3431 पर, स्टॉप होगा 420 का। अगर यहाँ से अपमूव मिलता है तो 460 भी देखेंगे। प्योर बॉटम फिशिंग, यहाँ पर जगह अच्छी है खरीदने की, और मेरे ख्याल से क्रॉम्पटन में अपमूव मिलना चाहिए। क्रॉम्पटन में एक अप मूव इनफैक्ट स्क्रीन पर आ गया, लेकिन गावा साहब कह रहे हैं कि लेवल्स पर आप खरीदेंगे तो और तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी। लेकर आइएगा आप डॉक्टर लाल पैथलैब्स भी स्क्रीन पर। मेट्रोपोलिस वो कॉल था जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग OI एडिशन के साथ दरअसल मूव आया, और सोनी का ये पिक। सोनी, डॉक्टर लाल पर एक बार नज़र डालिए। प्राइस एक्शन है, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग के संकेत बने हैं क्या ये थर्सडे को कुछ कमाल दिखा सकता है? डेफिनेटली हर्षदा जी, यहाँ पे लालपात लैब्स काफी टाइम से वो जो 3400 लेवल को एक बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, आज क्रॉस किया है। सो मुझे लगता है यहाँ पे एक पॉजिटिव आउटलुक 3520 3560 लेवल्स के लिए तैयारी हो रही है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3350 सपोर्ट स्टॉपलॉस के साथ यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, और टारगेट यहाँ पे रहेगा आपका 3560 का।
3560 के लिए एक मौका, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, ऐसे कुछ स्टॉक्स उभर कर आ रहे हैं जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। एबी कैपिटल, आई थिंक के मानस ने मेंशन भी किया था 245 का टारगेट, उसके काफ़ी करीब जाकर क्लोज दिखाता हुआ दिखाए नजर आएगा। एक साइड पर एक पिक आया। अच्छा, वेरी क्विकली आईएक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और आईएक्स में आपको याद होगा पिछले हफ्ते काफ़ी ज़्यादा मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, गहरे नॉक्स पड़े थे, डर था कि यहाँ पर शायद वो डी कपलिंग, मार्केट कपलिंग वाला मामला उभर कर आएगा। फिर ये जो रिवर्सल आ रहा है, इस पर कुछ भरोसा है या नहीं? क्या आपका क्या आकलन है श्रीकांत? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे अगर आईएक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि जैसे इसमें सेल ऑफ हुआ है और जो वॉल्यूम्स हुए हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि स्टॉक में शायद एक पॉज हुआ है और वापस कंटिन्यूएशन हमें देखने मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से और भी गिरावट आ सकती है और ये स्टॉक कम से कम 180 या 85 के लेवल तक जा सकता है। तो करंट लेवल से कोई भी अगर रिबाउंड आता है तो उस रिबाउंड में 210, 215 तक के शायद हम लेवल्स, 215 तक के लेवल्स देख सकते हैं। उन लेवल्स के करीब पोजीशंस को कम की जा सकती है। ओके, बिल्कुल। मीनवाइल कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहां पर मूव इस समय अच्छे आ रहे हैं। पॉलीकैब क्लियरली आज का कैसे स्टॉक ऑफ द लास्ट आवर रहा, 5% के करीब यहाँ पर मूव आए पॉलीकैब में, अच्छे शानदार मूव। ये इसका ऑल टाइम हाई होगा मेरे ख्याल से। इसका एक बार 52 वीक हाई लो प्लेट फायर करिए ज़रा। ध्यान रहिए, यहाँ पर प्रमोटर ने कुछ स्टेक सेल किया था, उसके बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट आई थी। मतलब बड़ी गिरावट तो खैर जब वो इनकम टैक्स का इशू आया था तब आई थी। उसके बाद एक और गिरावट, वो उतनी बड़ी नहीं थी, उसको एक बार फायर कर दीजिए ज़रा, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट फायर कर दीजिए ज़रा इसका, ठीक है। लॉन्ग टर्म चार्ट देख लेते हैं इसका। 73.31 था इसका प्रीवियस 52 वीक हाई, तो मतलब आज इसने फ्रेश 52 वीक हाई लगाया, मतलब लाइफ टाइम हाई भी हो गया इसका। और एक इसका 1 साल का चार्ट देख लेते हैं। उस चार्ट में वो 2 स्विंग्स जो हैं वो आपको क्लियरली विजिबल होंगी। ये 1 साल का चार्ट है। वो जो पहले बीच की गिरावट आप देख रहे थे वो इनकम टैक्स वाला मामला, और उसके बाद जो पिछली गिरावट थी जब ये 7300 से गिरा था, वो तब जब वो ब्लॉक डील में प्रमोटर ने थोड़ा सा माल छोड़ा था। चलिए वॉल पर चलते हैं और आज की इस क्लोज को देखते हैं फिर किस तरीके की क्लोज रही। ठीक ठाक थी क्लोज, जैसा मैं कह रहा हूँ कि कुछ खास मतलब सबके लिए सब कुछ था। आप ये भी कह सकते हैं कि बुल्स खुश होंगे, बेयर्स खुश होंगे। निफ्टी 4 पॉइंट नीचे बंद हुआ, बैंक निफ्टी 10 पॉइंट नीचे बंद हुआ। टिपिकल ऑप्शन राइटर्स डे, लेकिन आज का स्टार था निफ्टी आईटी। 1% के मूव के साथ निफ्टी आईटी बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स 0.3% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.8% ऊपर। यहाँ पर मूव्स अच्छे थे। अब एडवांस डिक्लाइन ठीक ठाक था, 1400 बढ़ने वाले शेयर, 1000 गिरने वाले शेयर। ये एक और अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए कि एटलीस्ट ब्रेथ अच्छी थी। सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं। आज जब हमने शुरुआत की थी तो सारे सेक्टर्स ग्रीन में थे, लेकिन बंद होते होते काफ़ी सेक्टर्स रेड में आ गए थे। हालांकि रेड वाले सेक्टर्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक पीएसयू इंडेक्स को छोड़ दें और एक ऑयल एंड गैस इंडेक्स को छोड़ दें, जहाँ पर करीब 3-4% नीचे थे। बाकी सारे जो रेड हैं वो 0.02 उस तरीके के हैं। जो गेनर्स हैं वो भी ऐसी हैं सारे, सिर्फ एक निफ्टी आईटी को छोड़ दीजिए और कुछ हद तक निफ्टी ऑटो को, तो गेनर्स भी ऐसे ही हैं। आज मार्केट ही आज इस तरीके का था एक्चुअली। अब जरा लेकर आइए निफ्टी का हीट मैप और देखते हैं यहाँ पर किधर तेज़ी किधर मंदी। सबसे ऊपर टेक महिंद्रा, आज सुबह के सीएलएसए के अपग्रेड के बाद इन्फोसिस में अच्छे मूव्स। तो आईटी ओवरऑल अच्छा था। ब्रिटानिया, अदानी एंटरप्राइजेस, कोटक, कुछ और स्टॉक्स थे एक्स ऑफ आईटी जिन्होंने सपोर्ट किया मार्केट को। नीचे ओएनजीसी, इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस ने एक्चुअली काफ़ी ड्रैग किया आज मार्केट को, करीब 1% नीचे। और लार्सन एंड ट्यूब्रो ये स्टॉक था जहाँ पर आज थोड़ी सी गिरावट आई। और यहाँ पर आपके लिए आज का क्लोज शांति से ही, लेकिन पूरी कोशिश की निफ्टी ने अपनी चाल को पॉजिटिव में रखने की, वो हो ना सका। आखिर में करीब 1.5 पॉइंट के नुकसान पर 25,809 पर हम जाकर टिक रहे हैं। लेकर आइएगा प्लीज स्क्रीन पर स्थिति। निफ्टी बैंक, अनुज, ज़्यादातर समय हमने इस कार्यक्रम में 50-60 पॉइंट के नुकसान में बिताए हैं। 8-9 पॉइंट की ही गिरावट रह गई थी, तो यहाँ पर भी कुछ अटेम्प्ट आया। होपफुली ये इशारा कर रहा है कि थर्सडे का सत्र कुछ बेहतर होगा, कुछ कॉन्फिडेंस वाला होगा। हाँ, देख लेते हैं। लेकिन थर्सडे को जैसा मैं कह रहा हूँ ट्रंकेटेड वीक है, हो सकता है थोड़े वॉल्यूम भी कम हो, और इस वजह से 2 दिन ग्लोबल मार्केट बचाने होंगे। 2 दिन के ग्लोबल मार्केट बचाने होंगे, लेकिन चाइना नहीं बचाना होगा। ये अच्छी चीज़ होगी। शुक्र है। हाँ, और तो देखते हैं। खैर फिर थर्सडे को, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं होऊंगा थर्सडे को, लेकिन मैं आपसे अब मंडे को मिलूँगा। थर्सडे फ्राइडे को हर्षिता संभालेंगे कमान, तो फिर मंडे को वापस मैं जुड़ूंगा। लेकिन ऑब्वियसली CNBC आवाज़ पर मार्केट कवरेज कंटिन्यू करेगी। आप सबका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।